हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज हम जो है द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर 2 पर पहुंच चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको याद होगा बेटा, मैंने लेक्चर 1 आपको जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। हालांकि वो वाला पार्ट हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट आपके बेटा नीट सिलेबस में डिस्क्राइब है, इसलिए हमने जो है उसे पढ़ाया था। ठीक, आप उसके पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब जो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं टॉपिक बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देन जो आपको अगला लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा आपके डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आओ चलो शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आ जाओ। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो भी लोग लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते हैं अच्छी बात है, और जो लोग बेटा लेक्चर पहले देखना पसंद करते हैं नोट्स बाद में बनाते हैं, तो वो चाहे तो बेटा इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको जो है बेटा यहाँ क्यूआर दिख रहा होगा, वहां से भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक, तो चलो इसी के साथ हम जो है शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आ जाओ चलो। तो अब मुझे एक बात बताना, जब भी आप अपने आसपास देखते हो आपको क्या क्या दिखता है? जैसा मैंने कल बताया था, कल हमने बात करी थी लिविंग नॉन लिविंग, बट अगर आप लिविंग में भी बात करते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको बेटा एनिमल्स देखने को मिलते हैं, आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ये तो वो है जो आप अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो, यानी कि जो मुझे दिख रहा है, मुझे मेरे जैसा एक ह्यूमन दिख रहा है, मुझे जो है डॉग दिख रहे हैं, कैट्स दिख रही हैं, इसके अलावा बेटा मुझे काउस दिख रही हैं, गाय दिख रही है, भैंस दिख रही है और भी तरह तरह के बेटा आपको शायद लाइन दिख सकता है, यानी कि आपको बेसिकली एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये तो वो हैं जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखते? तो जी हाँ बिल्कुल, जिनको आप बेटा माइक्रोस्कोप से देखते हो, जैसे कि बैक्टीरिया, यानी कि हम टोटली उनके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, वो है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आपको जो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेकेड आइज से नहीं दिखते। ठीक, नेकेड आइज से आपको प्लांट्स, एनिमल्स या फिर उनका साइज देखने को मिल जाता है, जिनका साइज आप देख सकते हो आप अपनी आंखों से। ठीक, तो चलो आओ लिखते हैं इसी के बारे में। तो बेटा डाइवर्सिटी भी तो यही है ना, आप एक लिविंग वर्ल्ड में देखो कितनी सारी आपको डाइवर्सिटी, मतलब बेटा विभिन्नता, आपको कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही हैं। लिविंग के अंदर ही आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको एनिमल देखने को मिल रहे हैं, और आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको कहते हैं क्या बेटा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक, आ जाओ चलो, जो मैंने बताया पहले इसी बात को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक क्या डाल लोगे बेटा? सबसे पहले आप टॉपिक डाल लोगे और आपका टॉपिक होगा क्या? आपका टॉपिक होगा बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या होगा आपका टॉपिक? आपका टॉपिक होगा बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आ जाओ चलो डाल लेते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आओ चलो शुरू करते हैं, जो मैंने बताया अभी उसी बात को लिख लेते हैं। तो बेटा जब भी आप देखते हैं, क्या देखते हैं? जब आप दुनिया को देखते हैं, किसको देखते हैं? आप वर्ल्ड में देखते हैं। वर्ल्ड में आप क्या देखते हैं बेटा? जब आप वर्ल्ड में देखते हैं तो आपको देखने को मिलती है लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलती है बेटा एक लार्ज वैरायटी, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, कई कई तरह के। ठीक, लार्ज वैरायटी देखने को मिलती है किसकी बेटा? आपको, आप यहाँ लिख लोगे सी। जब आप वर्ल्ड में देखते हो तो आप क्या देखने को मिलता है? लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपको जो है बेटा लार्ज वैरायटी देखने को मिलती है। अब वो लार्ज वैरायटी क्या है बेटा? वो है प्लांट्स, एनिमल्स। ये तो वो हैं जिनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो। ठीक, आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलते हैं बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको देखने को मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या देखने को मिलते हैं? आपको देखने को मिलते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेटा बैक्टीरिया, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर आप अभी मेरे हाथ पर देखोगे बेटा, अगर मैं इसे माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मुझे लाखों बैक्टीरिया दिख जाएंगे, लाखों बैक्टीरिया दिख जाएंगे। ठीक, मैं अभी नहीं देख सकता हूँ इनको, बट अगर मैं माइक्रोस्कोप से मेरे ही हाथ को देखूंगा तो आपको, या फिर आप अपने हाथ को देखोगे तो आपको जो है काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आ जाओ
तो आप क्या लिखोगे इनके आगे लिखोगे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। तो आप इनको कैसे देख सकते हो, आप इनको नंगी आंखों से देख सकते हो, ठीक, यानी कि जनरली आंखों से देख सकते हो, ठीक, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। और नीचे वालों को तो आप नहीं देख सकते बेटा नेकेड आइज से, कांट सीन बाय नेकेड आइज, या फिर आप लिख दोगे कांट सी, आप ये लिखी दो कांट सी बाय नेकेड आइज, ठीक। और ये जो अब आपको बेटा दिख रहे हैं क्या, प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं बेटा, ये अपने आप में जो है स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आप जो प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म देख रखे हो वो अपने आप में स्पीशीज हैं। जैसे कि बेटा ह्यूमन अपने आप में एक स्पीशीज है, डॉग अपने आप में एक स्पीशीज है, ठीक। और आपके क्या कहते हैं, कैट अपने आप में एक स्पीशीज है, काउ अपने आप में एक स्पीशीज है, ठीक। तो आपको जितनी भी बेटा वेराइटीज दिख रही हैं आपको किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी किसको बेटा, स्पीशीज को। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इनका नंबर आप बता सकते हो कि अब तक वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज आपको जो है मिल चुकी हैं या देखी जा चुकी हैं, तो बेटा 1.7 से लेके 1.8 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जो बेटा नोन है और डिस्क्राइब्ड हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं और हम उनको डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। तो आओ इस बात को भी लिख लेते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे प्लांट, आप लिखोगे बेटा प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल और जो बेटा आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। आ जाओ, कहाँ गया पेन, ये रहा। प्लांट एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके क्या, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्पीशीज। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके स्पीशीज। ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं क्या बेटा, आपके स्पीशीज। जैसे कि बेटा ह्यूमन अपने आप में एक स्पीशीज है, डॉग अपने आप में एक स्पीशीज है, ठीक। और अगर अब तक आपसे कोई पूछे कि कितनी स्पीशीज नोन है, तो आप बोलोगे बेटा 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, 1.7 से लेकर बेटा 1.8 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जो नोन है और डिस्क्राइब्ड हैं, ठीक। क्या है बेटा, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, यानी कि जिनको हम जानते हैं और उनके बारे में बेटा डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनके बारे में बता चुके हैं, ठीक। नोन एंड डिस्क्राइब्ड, नोन एंड डिस्क्राइब, ठीक। और बेटा ये जो आपको तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं इन्हीं को कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट 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 टाइप्स की, यानी कि विभिन्नता। यानी कि बेटा आपको जो है लिविंग बींग्स के अंदर ही जो आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म present on earth is called biodiversity. The number and type of organism present on earth is called biodiversity. तो आओ चलो बायोडाइवर्सिटी तो आओ चलो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अभी क्या हुआ, अभी जीभ जो है बिल्कुल फंस गई कभी होता है ना, हम अपनी जीभ जो है आपके टीथ के बीच में आ जाती है, दर्द हो रहा है थोड़ा सा। बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। यही है आपके क्या बेटा, यही है आपकी बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब बेटा लिविंग, ठीक, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के, ठीक। यानी कि बेटा लिविंग में जो डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसी को कहते हैं हम बेटा क्या, आपके उसी को कहते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ, और इसी को कहते हैं हम आपके क्या बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम कहते हैं बेटा आपके बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी। अगर अब आपसे कोई बायोडाइवर्सिटी पूछेगा तो आप क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे जो लिविंग बींग्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि बेटा द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने ही ऑर्गेनिजम्स है और कितने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ पर आपके प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और अब आपके मन में आएगा सर, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने एरिया को, एक छोटा सा एरिया लेता हूँ और मैं अपना मोहल्ला लेता हूँ और मैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी देखना चाहता हूँ, ठीक। तो आप जो है एक्सप्लोर करोगे, आप जाओगे कि यहाँ कितने तरह के एनिमल्स प्रेजेंट है, कितने तरह के प्लांट प्रेजेंट है, ठीक। और बेटा ऐसा नहीं है ये फिक्स है,
क्या पता आप कुछ दिन बाद जाओगे तो क्या पता वहां कोई एक नई वैरायटी फॉर्म होगी। यानी कि बेटा जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हो, चाहे वो पुराने एरिया हो चाहे वो नए एरिया हो, चाहे वो पुराने एरिया हो चाहे वो नया एरिया हो, बेटा नए ऑर्गेनिजम्स जो है आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है। ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट देना, रुकना, मच्छर आ गया था अभी। हाँ तो बेटा मैं क्या कर रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप बेटा चाहे नए एरिया को एक्सप्लोर करें चाहे पुराने एरिया को एक्सप्लोर करें, वहां जो है आपको बेटा न्यू ऑर्गेनिजम्स आपको लगातार देखने को मिलेंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो है बेटा उन आइडेंटिफाई होते रहते हैं। यानी कि हम जो कह रहे हैं अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन, बेटा इतनी स्पीशीज नहीं है। अर्थ पर ना जाने कितनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, वो तो अभी हमने बेटा आइडेंटिफाई नहीं करी है। ठीक, तो चलो आओ इसी बात को हम लिख लेते हैं। आ जाओ, तो क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे एक्सप्लोर। जैसे जैसे हम बेटा क्या करते हैं, आपके एक्सप्लोर करते हैं किसको, न्यू एरियाज और ओल्ड वंस। कहा ना मैंने, चाहे आप नए एरिया को देखो चाहे पुराने एरिया को देखो, न्यू एरियाज और इवन ओल्ड वंस, और इवन ओल्ड वंस, चाहे आप बेटा पुराने वालों को देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, आपको देखने को मिलेंगे न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड कॉन्टिन्यूसली। आपको नए नए ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड कॉन्टिन्यूसली, न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड कॉन्टिन्यूसली, आइडेंटिफाइड कॉन्टिन्यूसली। यानी कि बेटा आपको लगातार जो है नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप अपने पुराने एरिया में देखो चाहे आप नए एरिया में जाके देखो। ठीक, आ जाओ चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। और आगे हम किस बारे में बात करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, सपोज करो मेरा कोई स्टूडेंट है, उसका नाम जो है आपके मयंक है। ठीक, अब ये वो वाला नाम है जो बेटा उसका रियल नेम है जो स्कूल में है। ठीक, इसके अलावा एक बात बताना, क्या उसका घर पे कोई और नाम हो सकता है, उसका घर पे नाम चिंटू हो सकता है, और क्या पता दोस्तों ने उसका नाम बेटा, मान लो सपोज करो चश्मा पहनता हो तो ऐसा हो सकता है उसका नाम जो है बेटा डबल बैटरी रखा रखा। अरे ये क्या हो गया, फिर मच्छर आ गया था अभी यार और नाक पे बैठ गया। चलो मैं कहा था, मैं ये कह रहा था सपोज करो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम बेटा क्या है आपके, मयंक है। ठीक, अब उसका जो नाम मयंक है वो ओरिजिनल नेम है जो उसका बेटा आपके आधार कार्ड में है, आपके स्कूल रजिस्टर में। ठीक, और क्या बेटा उसका नाम दोस्तों में कुछ हो सकता है, सपोज करो वो चश्मा पहनता है और आप लोगों ने प्यार से अपने दोस्त का नाम रख दिया डबल बैटरी। कहते हैं ना जो लोग चश्मा पहनते हैं डबल बैटरी, या फिर हम उनको चश्मिश भी कहते हैं बेटा, पर आप सपोज करो आपने रख दिया उसका नाम डबल बैटरी। ठीक, और घर पे उसको बुलाते हैं लोग चिंटू के नाम से, जो घर वाले उसको बुलाते हैं, मोहल्ले वाले बुलाते हैं, चिंटू के नाम से बुलाते हैं। तो अब एक बात बताना, जैसे जैसे जगह बदल रही है क्या उसका नाम बदल रहा है, बेटा मयंक ही चिंटू है, चिंटू ही डबल बैटरी है, डबल बैटरी ही मयंक है, तीनों ही बराबर है। यानी कि जैसे जैसे जगह बदल रही है, अगर मयंक घर पर है तो उसे क्या कहेंगे, घर वाले चिंटू कहेंगे, मोहल्ले वाले चिंटू कहेंगे। जैसे ही वो आप लोगों के बीच में आता है, दोस्तों के बीच में, उसे क्या पुकारा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप लोग डबल बैटरी। और जैसे वो मुझसे बात करेगा तो मैं कहूंगा मयंक, मैं क्या कहूंगा, बेटा मयंक और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक, तो मैं मयंक नाम लूंगा। यानी कि बेटा जैसे जैसे जगह बदल रही है वैसे वैसे उसका नाम बदल रहा है। यानी कि इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं, बट वो ऑर्गेनिज्म तो एक ही है। बेटा मयंक एक ही है, मयंक का ही नाम चिंटू है, चिंटू का नाम डबल बैटरी है। इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनिजम्स के जो है आपके अलग अलग नाम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और जो ये नाम दिए जा रहे हैं क्या इनको लोकल नेम कहेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा यूनिवर्सल कोई वर्ल्ड का एक नेम नहीं है, ये एक लोकल नेम है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर उसी एरिया पर उसी जगह पर यूज करा जा रहा है। समझ रहे हो ना आप, जैसे आप डबल बैटरी बुलाओगे, आप मयंक को डबल बैटरी बुलाओगे, मैं मयंक ही बुलाऊंगा, मैं डबल बैटरी नहीं बुलाऊंगा, आपको ही हक है डबल बैटरी बुलाने का। ठीक, तो यानी कि बेटा उसी तरीके से आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके कुछ लोकल नेम्स होते हैं और वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। क्या बेटा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, आप तो ये जानते हो, कोई मान लो नया आपके ग्रुप में आता है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन मयंक, कौन डबल बैटरी, कौन चिंटू, यार उसके लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो बेटा यानी कि क्या उसका कोई एक यूनिवर्सल नाम होना चाहिए, है ना। तो आप समझे कि क्यों नॉमेनक्लेचर की नीड हुई, क्यों, क्योंकि बेटा लोकल नेम्स कंफ्यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं मान लो सपोज करूं मैं यहाँ उसे मयंक कह रहा हूँ, ठीक, और मैं मान लो मोहल्ले में जाता हूँ पूछने क्या मयंक का घर कहाँ है, तो मुझे तो कोई नहीं बता के देगा मयंक का घर कहाँ है। क्यों, क्योंकि वो तो बेटा एक ही नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है बेटा चिंटू, और वो नाम क्या है बेटा मोहल्ले का उसका चिंटू। यानी कि मुझे एक, यानी कि बेटा सबको सिर्फ एक ही नाम पता होना चाहिए जिससे वो जाना जाए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और बहुत ईजी हो जाए।
उसके बारे में स्टडी करना। ठीक, तो अब आपको समझ में आया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बेटा कुछ लोकल नाम्स होते हैं और वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। मुझे यकीन है बेटा आपको मयंक, चिंटू और डबल बैटरी के नाम से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, जिससे भारी 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 कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा नॉमेनक्लेचर नाम की बला का जन्म हुआ। ठीक, जो कि बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक ही पर्टिकुलर नेम दिया जाए। ठीक, जैसे बेटा पोटैटो, पोटैटो को आप सोलेनम ट्यूबरोसम यहाँ कहते हो। आप वर्ल्ड में कहीं चले जाना, आप फ्रांस चले जाना, आप इटली चले जाना, आप बेटा टर्की चले जाना, आप ईरान चले जाना, आप सीरिया चले जाना, आप कहीं भी चले जाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक साइंटिफिक नेम है। ठीक, आ जाओ चलो, एक मिनट बेटा, आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कितने बेटा? मिलियंस में। प्लांट और एनिमल्स कितने आपके बेटा? मिलियंस में। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है बेटा? इनके हैं लोकल नेम। प्लांट्स और एनिमल्स के हैं क्या आपके बेटा? लोकल नेम। क्या है बेटा? आपके हैं लोकल नेम। लोकल नेम, और वो भी बेटा वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। वेरी करते हैं बेटा कैसे? आपके प्लेस टू प्लेस, वेरी प्लेस टू प्लेस, वेरी प्लेस टू प्लेस। जिससे कि बेटा क्या क्रिएट होती है? जिससे क्रिएट होती है भारी कंफ्यूजन। जिससे क्रिएट होती है बेटा भारी कंफ्यूजन। जिससे क्रिएट होती है क्या आपके? कंफ्यूजन। जिससे क्रिएट होती है बेटा आपके क्या? कंफ्यूजन। यानी कि बेटा अगर मैं मोहल्ले में आता हूँ, मैं मयंक के नाम से बुलाता हूँ, तो मुझे कोई नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि वहां सब लोग उसे चिंटू के नाम से जानते हैं। वो लोग तो सोचेंगे मयंक कोई और ही है, बट बेटा मयंक और चिंटू एक ही है। इसलिए हमें एक ही नेम की जरूरत है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपके ना हो। ठीक, आ जाओ चलो। यानी कि बेटा अब हमें एक बात समझ में आई, और वो बात हमें क्या समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर की जरूरत है, जिससे कि किसी को जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया जा सके और उसे बेटा उसी नाम से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। यानी कि बेटा अब हमें जरूरत है नेमिंग की। ठीक, आ जाओ चलो। तो अब बेटा किसकी जरूरत है? अब हमें जरूरत है नेमिंग। किसकी नेमिंग करनी है? हमें करनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग, और वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से। एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से। ठीक, आ जाओ। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बेटा एक ही नाम होना चाहिए, जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। और इसी को हम कहते हैं बेटा क्या आपके? इसी को हम कहते हैं आपके नॉमेनक्लेचर। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? नॉमेनक्लेचर। आओ, तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे नेमिंग। किसकी बेटा? नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा क्या जरूरत है यहाँ? नीड टू स्टैंडर्डाइज। नीड टू, जिससे कि बेटा कंफ्यूजन ना हो, उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दो। यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि बेटा इसका नाम ये होगा। एक प्रोसीजर बना दो आप। ठीक, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप क्या कर दो बेटा? आप कर दो स्टैंडर्डाइज्ड। क्या कहते हैं इसे? स्टैंडर्डाइज्ड। अरे यार बोला नहीं जा रहा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड। अब कोई ना। ठीक, तो इससे होगा क्या? इससे बेटा एक चीज होगी, और वो क्या होगी? जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसका सिर्फ एक ही नाम होगा, जिससे वो पूरे की पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो बेटा मयंक का नाम सिर्फ मयंक ही होगा। या फिर बेटा सपोज करो उसका नाम रख दो V12। ठीक, V12, यानी कि बेटा उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया मैंने मयंक का V12। मेरी नज़रों में वो मयंक है जब स्कूल में। ठीक, वो जब दोस्तों के बीच में है वो डबल बैटरी है, और जब वो अपने मोहल्ले में वो चिंटू है। बट अगर उसे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड जो उसे जानेगा, साइंटिस्ट जिस नाम से उसे जानेंगे, वो होगा बेटा V12। यानी कि जब भी V12 की बात करी जाएगी, यानी कि मयंक की बात करी जा रही है, मयंक ही चिंटू है, चिंटू ही डबल बैटरी है। और आप इसे एक रियल एग्जाम्पल से एक्सचेंज कर सकते हो, वो है बेटा पोटैटो। पोटैटो का नाम बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो बेटा आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाना, आप कहीं भी मांगोगे मुझे सोलेनम ट्यूबरोसम चाहिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये पोटैटो की बात कर रहा है। ठीक, अपनी भाषा में वो उसे क्या कहता है बेटा? वो उसकी हेडेक है। बट वो ये जानता है कि एक स्टैंडर्ड उसका नेम है पूरी दुनिया में, और वो है क्या? है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, आ जाओ चलो। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
तो बेटा जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका क्या है, जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा बेटा, नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोन बाय सेम नेम ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेटा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपकी क्या, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरे बता ढोंडू, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अरे ढोंडू बताना, अरे ढोंडू बता, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपके नोमेनक्लेचर। तो ढोंडू क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपके नोमेनक्लेचर। अगर कोई आपसे पूछता है नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो नोमेनक्लेचर होता है बेटा नामकरण, जो कि आपका भी हुआ था बचपन में, आपका नहीं हुआ था बेटा नामकरण, ये भी नामकरण है। फर्क कितना बेटा, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है नामकरण करने का, यानी कि कुछ एक सेट ऑफ रूल्स हैं बेटा, प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, उस तरीके से उनकी बेटा नेमिंग करी जाती है, ठीक। और उसको बेटा सेम नेम से ही पूरी की पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको जो है सेम नेम से पूरी की पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब एक बात सपोज करना, आपको किसी का नाम होने से पहले बेटा कोई चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि सपोज करो मैं अपनी कॉलोनी में कल निकला, ठीक, और मुझे जो है वहां कुछ देखने को मिलता है कुछ अलग। अब अलग क्या देखने को मिला, मुझे कोई प्लांट देखने को मिला, और मैं सबसे पहले बेटा उसे देख के मैं कोशिश करूंगा कि यार ये क्या मुझे दिख रहा है, क्या मैं इसे जानता हूं पहले से, और मुझे बाद में पता पड़ेगा यार मैं तो इसे नहीं जानता। यानी कि सबसे पहले बेटा मैंने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। क्या बेटा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, क्या ये पुराने वालों से मैच खाता है, मैं देखूंगा नहीं यार, ना ही तो ये उससे मिल रहा है, ना ही ये उससे मिल रहा है, ना ही ये उससे मिल रहा है, ना ही ये उससे मिल रहा है, ये तो कुछ अलग ही है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो बेटा फिर मैं जो है उसका नाम करूंगा, फिर मैं जो है उसका बेटा क्या करूंगा, नामकरण करूंगा। यानी कि बेटा नोमेनक्लेचर से पहले होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है बेटा उसे करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसे करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यही कहलाता है आपका आइडेंटिफिकेशन, यही कहलाता है बेटा कि आपके आइडेंटिफिकेशन। यानी कि बेटा नाम करने से पहले मुझे उसे करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं उसका नाम दे पाऊंगा, तभी मैं जो है उसका बेटा नाम दे पाऊंगा। क्या आपको बेटा समझ में आया, नेमिंग से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है बेटा उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना, करेक्टली आपको डिस्क्राइब करना, ठीक, तभी तो बेटा आप नाम दे पाओगे। क्या पता आप बेटा एक नाम दे दो किसी को, किसी एक ऐसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे दो जो पहले से ही उसका नोमेनक्लेचर हो चुका है, आपको लग रहा था वो डिफरेंट नहीं बट वो है सेम, इसलिए उसका नाम करने से पहले आपको बेटा चेक करना पड़ता है। और वो चेक कैसे होगा, जब आप बेटा उसे करेक्टली डिस्क्राइब करोगे, और उसी को हम कहते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके आइडेंटिफिकेशन, ठीक। तो आ जाओ ये बात लिख लेते हैं, आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे बिफोर नेमिंग। तो बेटा नेमिंग से पहले क्या करा जाता है, बिफोर नेमिंग आपके करा जाता है आइडेंटिफिकेशन, बिफोर नेमिंग। और नेमिंग को ही कहते हैं हम आपकी बेटा क्या, नेमिंग को ही कहते हैं हम आपके नोमेनक्लेचर, नेमिंग को ही कहते हैं हम बेटा आपके नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा, नेमिंग को ही कहते हैं हम आपके नोमेनक्लेचर। तो बेटा नेमिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग से पहले जो है बेटा आपको ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली। और इसी को डिस्क्राइब करने को ही कहते हैं हम क्या बेटा आपके आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली। एक मिनट बेटा, ये क्या बक गया, आ जाओ। ऑर्गेनिज्म शुड बी डिस्क्राइब्ड करेक्टली, आपको जो बेटा उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा क्या आपके, इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम आपके आइडेंटिफिकेशन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आपके आइडेंटिफिकेशन। तो अब आपसे कोई भी पूछा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो आप कहोगे डिस्क्रिप्शन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आपकी नेमिंग पॉसिबल है, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही नेमिंग पॉसिबल है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अभी अभी आपने बताया था एक बात कि नोमेनक्लेचर जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का अलग करा जाता है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कुछ तो सेट ऑफ रूल्स होते होंगे। तो जी हाँ, नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि एनिमल्स के केस में अलग है बेटा, प्लांट्स के केस में अलग है, और इनको
जहाँ रूल्स जो ये बताते हैं वो भी आपके अलग हैं, यानी कि प्लांट्स के आपको रूल कहीं और देखने को मिलेंगे और जो एनिमल्स के रूल हैं वो किसी और में देखने को मिलेंगे। क्या आपने बेटा सुना है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बेटा ICBN के अकॉर्डिंग ही आपकी नेमिंग होगी किसकी, प्लांट्स की, और ICZN के अकॉर्डिंग होगी आपके एनिमल्स की नेमिंग, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर आप ऑफ की जगह फॉर भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बेटा ICBN ही हमें वो रूल्स बताएगा, ICZN किसके लिए, एनिमल्स के केस में, और ICBN जो है आपके प्लांट्स के केस में बताएगा रूल्स की किस तरीके से जो है आपके प्लांट की नेमिंग करनी है, ठीक। तो उससे पहले हम शुरू करें, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला थोड़ा सूख गया, ठीक। आ जाओ चलो। आ जाओ चलो। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको नीड होती है किसकी बेटा, कुछ रूल्स की। आ जाओ अगले पेज पर ही लिखते हैं। तो देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है नॉमेनक्लेचर। क्या करना है, हमें करना है नॉमेनक्लेचर, हमें जो बेटा नामकरण करना है, ठीक। तो हमें एक बात तो पता है, इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिस तरह से बेटा आपका नेम कुछ भी नहीं रख दिया जाता है। आपका जब नाम करते हैं, जो ब्राह्मण आपके आते हैं, जो पंडित आपका नामकरण करता है बेटा, वो पहले कुछ ग्रहों की दशा देखता है, आपका टाइम देखता है, फिर उस हिसाब से आपकी राशि बताई जाती है, और देन उसके अकॉर्डिंग जो है आपका नामकरण करा जाता है। तो बेटा ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेमिंग है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं किसने, एक ICBN ने बनाए हैं किसके लिए बेटा, प्लांट्स के लिए, और ICZN ने बनाए हैं आपके एनिमल्स के लिए। उन रूल्स को जो है हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम जो है बेटा आपकी नेमिंग कर पाते हैं किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, किसकी बेटा, आपके प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक। आ जाओ। तो रूल्स बेटा किसके लिए, रूल्स आपके लिए बेटा प्लांट्स के लिए किसने बनाए और एनिमल्स के लिए किसने बनाए, ये भी हम वैसे तो 2 से 3 बार बता चुके हैं, बट अब जो है हम आपको लिख के भी एक बार और बता देते हैं। तो बेटा हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी एनिमल्स की। क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके बेटा एनिमल्स की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके बेटा प्लांट्स की। तो बेटा प्लांट्स के लिए किसने रूल दिए हैं, प्लांट्स के लिए जिसने रूल दिए हैं बेटा उसका नाम है आपके, क्या उसका नाम है बेटा आपके ICBN, क्या नाम है उसका, नाम है बेटा आपके ICBN, और बेटा ICBN की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। तो वो फुल फॉर्म क्या है, वो फुल फॉर्म है बेटा आपकी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या है बेटा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बेटा बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ जो है आपके रूल्स बनाए हैं, और वो रूल्स किसने सेट करें, वो आपके ICBN ने, यानी कि ICBN को फॉलो करना पड़ता है बेटा जब भी आप प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करोगे, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और इसी तरीके से बेटा जो आपके एनिमल्स हैं उनके लिए किसने नेमिंग बनाई है, उसके लिए नेमिंग डिफाइन करिए बेटा ICZN ने, किसने करी है, आपके ICZN ने, किसने करी है बेटा, आपके ICZN, जिसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर बेटा फॉर भी यूज कर सकते हैं, NCERT ऑफ यूज करती है, इसलिए हम भी जो है आपके ऑफ यूज कर रहे हैं, ठीक। आ जाओ चलो। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ आप लिखोगे बेटा कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जब भी हमें जो है बेटा एनिमल्स की नेमिंग करनी होगी तो हम किसके रूल, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे, ICZN, किसके रूल्स फॉलो करेंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे बेटा आपके ICZN के, किसके रूल्स फॉलो करेंगे, हम आपके रूल्स फॉलो करेंगे बेटा ICZN के, और प्लांट्स के केस में ICBN, प्लांट्स के केस में बेटा किसके, आपके ICBN। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे आगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो बेटा जैसा ही आपको नाम से पता पड़ रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बेटा एक नॉमेनक्लेचर ऐसा जिसके अंदर 2 टर्म्स आ रही होंगी, बाई बाई आपको समझ आ रहा है, बाइनोमियल
यानी कि बेटा दो नाम, ठीक समझ रहे हो? आ जाओ चलो समझते हैं। देखो, तो आप हेडिंग डालोगे बेटा, क्या आप हेडिंग डालोगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आओ चलो देखते हैं क्या है ये नोमेनक्लेचर। तो बेटा ये किसने दिया था? ये दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था बेटा? ये आपके दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था बेटा? ये दिया था गिवन बाय कैरोलस लीनियस। किसने दिया था बेटा? ये दिया था आपके बेटा कैरोलस लीनियस भैया ने। किसने दिया था? आपके कैरोलस भैया ने। किसने दिया था बेटा? ये दिया था आपके कैरोलस भैया ने। किसने दिया था? आपके कैरोलस भैया ने। और पूरा नाम अगर जानोगे तो लीनियस, क्या नाम है बेटा? कैरोन कैरोलस हेरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक। इसके अलावा बेटा इन्होंने जो है, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि फर्दर ऑन आगे दे रखे, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और वो क्या बता रहा हूँ, इन्होंने जो बेटा आपकी बुक रिटर्न करी है, और वो भी 2 बुक्स लिखी है, ठीक है। 2 बुक्स रिटर्न, ठीक। 2 बुक्स जो है बेटा इन्होंने लिखी है। और इतना तो आपको समझ में आया नॉमेनक्लेचर, यानी कि बेटा इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं अपने, जिसके थ्रू आप जो है बेटा नेमिंग कर सकते हो, ठीक। तो इन्होंने जो है बेटा आपकी 2 बुक्स लिखी है, ठीक। अब उन बुक्स का नाम क्या है बेटा? आपके आपके बेटा एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरई, ठीक, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक। एक का नाम है बेटा सिस्टेमा नेचुरई, जिसके अंदर जो है बेटा आपके किसका, जो बेटा सिस्टेमा नेचुरई है, इसके अंदर बेटा किसका नॉमेनक्लेचर दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है बेटा एनिमल नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर दे रखा है? आपके एनिमल का नॉमेनक्लेचर दे रखा है, एनिमल का नॉमेनक्लेचर दे रखा है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिख रही है बेटा, एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा सिस्टेमा नेचुरई किसने लिखी है? आपके कैरोलस लीनियस ने। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक बुक और लिखी है, एक बुक और लिखी है, और उस बुक का नाम है बेटा आपके स्पीशीज प्लांटेरम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लांटेरम यानी कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है स्पीशीज, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम है बेटा? स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक। तो बेटा एक थोड़ी सी आपको जो है आउट ऑफ द एनसीईआरटी हम लेके गए, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। बेटा सिस्टेमा नेचुरल के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसका नॉमेनक्लेचर एनिमल का। बट इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, इसके अलावा स्पीशीज प्लांटेरम भी लिखी थी, जिसके बारे में, जिसके अंदर इन्होंने बताया था क्या बेटा? प्लांट का नॉमेनक्लेचर। किसका? प्लांट का नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर बताया था इन्होंने? प्लांट का नॉमेनक्लेचर बताया था, ठीक। आ जाओ चलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझने के लिए कुछ है नहीं बेटा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसा कि बेटा आपको नाम बता रहा है, क्या बता रहा है? नाम बता रहा है बाइनोमियल, यानी कि बेटा एक जो नेम होगा ना किसी का भी आपके ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर जो है आपके 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक। अब वो 2 कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या है, चलो आप वो जानते हैं। देखना जरा ध्यान से। तो बेटा जो आपका ईच नेम होगा, जो भी आपका ईच नेम होगा, उसके एक्चुअली में 2 कंपोनेंट्स होंगे। कितने होंगे बेटा? उसके होंगे आपके 2 कंपोनेंट्स। क्या होंगे? उसके होंगे बेटा आपके 2 कंपोनेंट्स। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो अभी हम आपको बताते हैं, आओ देखो जरा। उसके होंगे बेटा 2 कंपोनेंट्स, और वो 2 कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक होगा बेटा आपका जेनरिक नेम, और एक होगा आपका बेटा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम स्पीशीज भी कहते हैं, जिसे हम स्पीशीज भी कहते हैं, अभी बताएंगे। अगर किसी को ये बेटा समझ में अभी नहीं आ रहा है तो कभी अभी थोड़ा सा इंतजार करना होता है, और आपको थोड़ा सा ही बस इंतजार करना है। जस्ट आगे जाके बेटा जो डॉट्स आपको पीछे दिख रहे हैं, उनकी जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो आपको आगे मिलती है। तो अभी सुनने पे ध्यान दो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है, हर नाम के आपके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट को हम कहेंगे बेटा आपके क्या? एक कंपोनेंट कहलाएगा आपका जेनेरिक नेम। क्या कहलाएगा बेटा? एक कंपोनेंट कहलाएगा आपका जेनेरिक नेम। क्या होता है ये जेनेरिक नेम? क्या होता है ये बेटा आपका जेनेरिक नेम? आओ अच्छे से लिखते हैं, 1 मिनट। क्या होता है बेटा ये जेनेरिक नेम? जेनेरिक नेम बेटा एक कंपोनेंट होगा आपका जेनेरिक नेम। क्या होता है अभी बताएंगे। इसके अलावा बेटा एक होता है आपके स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होता है बेटा? एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, इसी को कहते हैं हम बेटा क्या? आपके, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके स्पीशीज। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बेटा आपके स्पीशीज, इसी को हम कहते हैं आपके स्पीशीज। और जो जेनरिक नेम है वो है बेटा आपका क्या? नेम ऑफ जीनस। क्या है बेटा? ये है आपका नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ जीनस। क्या है बेटा? ये है आपका नेम ऑफ
जीनस, यानी कि आपको एक बात समझ में आई, और वो बात ये समझ में आई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो बेटा नाम होगा उसके टू कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा जेनरिक नेम, जिसे बेटा कहते हैं आपके नेम ऑफ जीनस, यानी जीनस का नाम, ठीक। दूसरा होगा बेटा आपका स्पेसिफिक एपीथेट, या फिर उसी को कहते हैं बेटा स्पीशीज। और अब इसी के साथ अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसे समझाना चाहूंगा कैसे। अब हम आपका बेटा सबसे प्यारा एग्जाम्पल लेंगे, गर्मियों में आपका सबसे बेहतरीन फल जिसे आप खाना पसंद करते हो बेटा, मेरा तो बहुत पसंदीदा फल है, और वो है बेटा आपका मैंगो। आप भी तो हो बेटा आम आदमी, आप भी तो हो बेटा क्या, आप भी तो हो बेटा मैंगो मैन। आप क्या हो बेटा, आप हो बेटा मैंगो मैन। आप क्या हो, आप हो बेटा मैंगो मैन। तो आओ चलो उसी मैंगो का नामकरण करते हैं, ठीक। आ जाओ चलो, तो मैंगो मैन का नाम करते हैं, आ जाओ। आप एग्जाम्पल पे क्या लिखोगे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे बेटा मैंगो। क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैंगो का नाम। अब हम जो है बेटा मैंगो का नाम लिख रहे हैं, आ जाओ चलो जानते हैं आखिर क्या होता है मैंगो का नाम। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपका जो बेटा मैंगो का नाम होता है वो देखना जरा ध्यान से, और मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ बेटा ये भी देखना, ठीक। मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ बेटा ये भी आपको जो है देखना है, देखो जरा ध्यान से बेटा। तो आपका मैंगो का नेम होता है मैंजीफेरा और इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है बेटा नाम, आपके बेटा मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको बेटा टू कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, क्या बेटा आपको टू कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। एक कंपोनेंट बेटा क्या आपको ये दिख रहा है, और एक कंपोनेंट क्या बेटा आपको ये दिख रहा है, जो बेटा फर्स्ट कंपोनेंट है, जो बेटा आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम क्या बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके जीनस। इसी को हम कहते हैं क्या बेटा आपके, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके जीनस। क्या है बेटा, यही है वो जेनरिक नेम, यही है वो जीनस, यही है वो जीनस। और जो आपको इंडिका दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी स्पीशीज। जो इंडिका दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेटा आपके स्पीशीज। जो इंडिका लिख रहा है इसको हम कहते हैं बेटा आपके स्पीशीज। इंडिका जो लिख रहा है बेटा इसी को हम कहते हैं आपके स्पीशीज। और अब एक बात मुझे ध्यान से बताओ, जो आपको बेटा ये मैंजीफेरा दिख रहा है या फिर जीनस दिख रहा है, इसका पहला शब्द देखो एम दिख रहा है। क्या बेटा ये एम कैपिटल है या स्मॉल है, बेटा एम जो लिखा है मैंने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, आप कहोगे कैपिटल लिखा है। जबकि इंडिका यानी कि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है, स्पीशीज इस केस में क्या है बेटा इंडिका, तो इंडिका का जो आई है वो स्मॉल है या बिग है, स्मॉल है या बिग है, आप कहोगे स्मॉल है। तो बेटा जो आपके जीनस का पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और जो आपके बेटा स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो आपके कैसा होता है, नहीं बेटा अभी मैंने गलत बोला आपके, मैंने क्या बोला, मैंने स्मॉल बोल दिया, आप जानबूझ के बोला जिससे आप करेक्ट करो। क्या आप पकड़ पाए, तो बेटा ध्यान से सुनना सीखो, ठीक। जिससे भी गलती हो गई ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से। तो बेटा जो जीनस का पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो आपके स्मॉल लिखते हैं। यानी कि जब भी आपको लिखना होगा किसी का नाम, आप सिर्फ एक ही कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करोगे, और वो होगा बेटा जीनस के लिए। बाकी बात जितने भी शब्द आपके आएंगे स्पीशीज के लिए आप इस्तेमाल करोगे, जीनस में बचे कुछ जितने भी शब्द होंगे वो सब स्मॉल होंगे। देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एम को हटा दें तो इसके अलावा सारे ही स्मॉल लेटर्स हैं, सारे ही स्मॉल लेटर्स हैं, सारे ही स्मॉल लेटर्स, यानी एम ही बस जो है एक आपका कैपिटल लेटर दिख रहा है, ठीक। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट लेटर। क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा फर्स्ट लेटर। और हम यहाँ भी बात कर रहे हैं किसकी बेटा, आपके फर्स्ट लेटर की, फर्स्ट लेटर की। तो बेटा यहाँ जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है, यहाँ जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है वो आपका होता है बेटा कैपिटल। कैसा होता है, वो होता है आपका कैपिटल, और यहाँ होता है बेटा आपका स्मॉल, और बाकी तो आप स्मॉल लिखते ही हैं बेटा, ये होता है स्मॉल। अब इसके अलावा आपके मन में एक शब्द आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा, अब सपोज करो ये जो स्पीशीज है मैंगो, किसी ने तो डिस्क्राइब करी होगी बेटा, किसी ने तो डिस्क्राइब करी होगी। तो जिसने डिस्क्राइब करी है क्या उसका नाम आना चाहिए। जैसे कि बेटा कोई किसी चीज की डिस्कवरी करता है, किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, किसी चीज को और बेहतरीन तरीके से समझाता है, तो हम जो है पर्टिकुलरली उसके ही नाम को जोड़ देते हैं, जिससे कि हम बेटा एक दिखा सकें कि इस बंदे ने जो है इस चीज के लिए काम करा है। तो क्या बेटा यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्या बेटा यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो बेटा यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी कि बेटा इसके बाद हम एक नाम लिखेंगे साइंटिस्ट का, जिस साइंटिस्ट ने जो है इस स्पीशीज को बेटा डिस्क्राइब्ड करा है। जैसे कि बेटा आपके जो मैंगो को डिस्क्राइब करा है वो किसने करा है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। किसने करा है बेटा, आपके जस्ट यस आपके बेटा लीनियस ने करा है। किसने करा है, लीनियस ने करा है। और जो हम ये जो लिखते हैं बेटा ध्यान से देखना जरा, वैसे तो बेटा उनका नाम पूरा कैरोलस लीनियस है, बट हम जो सिर्फ यहाँ लिखेंगे लिन,
और लीनियस भी हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लिन लिखेंगे। और ये जो आपको लिन लिख रहा है ये बेटा नॉर्मल लिखा गया है, ये नॉर्मल लिखा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बेटा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पीशीज है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पीशीज है वो डिस्क्राइब करिए किसने, आपके लीनियस ने। किसने करी है बेटा, डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। किसने करी है बेटा, डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। यानी कि बेटा साइंटिस्ट का जो नेम होता है वो आपके एब्रीवेटेड फॉर्म में आता है। देखो एब्रीवेटेड फॉर्म में पूरा नहीं लिखा गया है, देखो डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। आगे हम बेटा जब रूल्स अभी इसके लिखेंगे तब हम आपको वहाँ इन डिटेल इसके बारे में बताएंगे, ठीक। लीनियस बता तो बेटा अभी दिया है, बस लिखेंगे। तो क्या बेटा आपको समझ में आया, मेंजीफेरा इंडिका लिन, जिसमें से बेटा मेंजीफेरा जीनस है, इंडिका आपका स्पीशीज है। जो बेटा जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। और जिस साइंटिस्ट ने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब करा है उसको हम जो है बेटा उस साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं एक एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, ठीक। जैसा कि आपको वहां दिख भी रहा होगा। अब बेटा हम लिखेंगे आपके रूल्स, ठीक। अब हम लिखेंगे बेटा आपके रूल्स, और बेटा मैं रूल्स वो लिखूंगा, आपकी जो है बेटा एक रूल नहीं लिखूंगा। और वो रूल पता है क्या होगा, वो रूल ये होगा कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपके कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है। क्यों, क्योंकि वो बेटा मैं अभी अभी आपके लिख चुका हूँ, वो मैं अभी अभी आपके जो है यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक। आ जाओ तो रूल्स के अंदर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला जो आप रूल लिख लोगे बेटा वो ये लिखोगे, जो हर ईच नेम होगा बेटा उसके टू कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जेनरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक। ये वैसे मैं आपको एक स्लाइड पर बता के आ रहा हूँ, लास्ट स्लाइड पर, बट अब मैं आपको फिर से वापस लिखवा देता हूँ, ठीक। आ जाओ चलो, और एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तब तो हम आपको उसके साथ बता ही देंगे, ठीक। आ जाओ तो बेटा जो ईच नेम होता है क्या होते हैं, उसके होते हैं बेटा आपके टू कंपोनेंट्स। क्या होते हैं, उसके होते हैं बेटा आपके टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स ये बेटा रूल्स हैं किसके, नेमिंग के आपके, ठीक। देखो जरा ध्यान से, टू कंपोनेंट्स आपके होते हैं बेटा टू कंपोनेंट्स। क्या क्या होते हैं वो कंपोनेंट्स, एक होता है बेटा आपका जेनरिक नेम, एक होता है आपका स्पीशीज का नेम, ठीक। एक होता है बेटा आपका क्या, एक होता है आपका बेटा जेनरिक नेम। क्या होता है, एक होता है बेटा आपका जेनरिक नेम। क्या होता है बेटा, एक होता है आपका जेनरिक नेम, ठीक। और दूसरा होता है बेटा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होता है बेटा, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम कहते हैं बेटा स्पीशीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीशीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पीशीज भी आपके कहते हैं, ठीक। और आपको बेटा सेकंड रूल क्या होगा, आपका बेटा सेकंड रूल ये होगा, जो आपके बेटा जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर है, जो बेटा आपके जेनरिक नेम का, जो बेटा आपके जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर है, जो आपके बेटा जेनरिक नेम का क्या है, फर्स्ट लेटर, जेनरिक नेम का बेटा जो आपकी फर्स्ट लेटर है, तो बेटा वो कैसा होता है, वो आपके होता है बेटा कैपिटल। कैसा होता है, वो होता है बेटा आपके कैपिटल। जबकि जो आपके बेटा स्पीशीज का जो नेम होता है, जो आपके स्पीशीज का जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा वो आपका होता है कैसा, वो आपका होता है बेटा स्मॉल। कैसा होता है बेटा, वो होता है आपके स्मॉल। जिस भी स्पीशीज का बेटा आप नाम लिखोगे आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक। तो कैसा होता है बेटा, वो होता है आपके स्मॉल। वो होता है कैसा बेटा आपका, वो होता है बेटा आपके स्मॉल। तो कैसा होता है बेटा, उसे लिखा जाता है आपके स्मॉल, ठीक। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम जो है नेक्स्ट रूल लिखेंगे। और वो रूल क्या लिखेंगे, वो रूल बेटा ये है, अब आप समझना, ठीक। जितने भी आप बेटा बायोलॉजिकल नेम देखते हो एक्चुअली वो लैटिन लैंग्वेज के हैं, ठीक। बट उनको प्रिंट करा जाता है किसके अंदर, इटैलिक्स के अंदर। तो आप इटैलिक्स जानते हो कैसे होती है बेटा, जब भी आप किसी को इटैलिक लिखते हो आप उसे थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हो, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा स्लैंट होता है। देखो देखो, एक तो होता है बेटा सीधा लिखते हो, और थोड़ा सा आप इटैलिक्स में लिखते हो तो बेटा थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हो। यानी कि बेटा जितने भी आप बायोलॉजिकल नेम देखते हो वो सारे लैटिन भाषा में दिए गए हैं। किस में दिए गए, लैटिन लैंग्वेज में दिए गए। बट उनको प्रिंट जब करा जाता है तो बेटा उनको इटैलिक्स में करा जाता है। जब भी उनको प्रिंट करा जाता है तो बेटा आपके इटैलिक्स में करा जाता है। किसके अंदर करा जाता है, आपके प्रिंट करा जाता है इटैलिक्स के अंदर। किसके अंदर प्रिंट करा जाता है, आपके बेटा इटैलिक्स के अंदर, ठीक। आ जाओ चलो, तो बेटा जितने भी आप क्या देखते हो बायोलॉजिकल नेम, क्या देखते हो आप, बायोलॉजिकल नेम। जितने भी आप जो है बेटा क्या देखते हो, आप देखते हो बायोलॉजिकल नेम। तो वो बेटा कहाँ से आए हैं, वो आपके आए हैं कहाँ से बेटा, लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से आए हैं बेटा, उनका जो ओरिजिन है वो हुआ है बेटा आपके लैटिन लैंग्वेज से। बेटा अभी एक डेड लैंग्वेज है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। लैटिन लैंग्वेज कहाँ से आए बेटा, आपके लैटिन लैंग्वेज से, आपके लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। बट
बट जब बेटा इनको प्रिंट करा जाता है वो आपके करा जाता है किसके अंदर, प्रिंट आपके इटैलिक्स में करा जाता है, बट प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो बेटा जब भी आप बुक के अंदर देखोगे तो आप देखोगे थोड़े से प्लांटेड, थोड़े से टेढ़े लिखे हुए हैं, थोड़े से यों नहीं ये यों लिखे हुए हैं, यों नहीं ये यों लिखे हुए हैं, ठीक, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और आप सपोज करो बेटा अब मेरे पास तो टाइपराइटर है नहीं, ना ही मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ जो मैं इटैलिक्स आपको दिखा दूं, अब तो मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ, और क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए हैंड रिटन लिखने की, तो तब उनको कैसे लिखेंगे आओ बताते हैं, ठीक, इटैलिक्स, इटैलिक्स, ठीक, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जिस तरीके से मैंने आई को थोड़ा टेढ़ा बनाया, ठीक। और आप आगे क्या लिखोगे, आगे आप बेटा ये लिखोगे इफ नेम हैंड रिटन, देन आप बेटा उसे सेपरेट करोगे, आप जो सॉरी आप उसे सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, क्या करोगे सेपरेटली अंडरलाइन, यानी कि बेटा आप जो है जेनरिक नेम यानी जो जीनस का नेम है उसके नीचे एक लाइन खींच दोगे, और जो स्पीशीज है उसके नीचे लाइन खींच दोगे, बेटा लगातार एक लाइन नहीं खींचोगे, एक लाइन स्पीशीज के नेम पर स्पीशीज दे रख के वहां खींच दोगे, एक जो है जीनस के आगे खींच दोगे, ठीक। आओ चलो दिखाते हैं कैसे। बट ये आप तब लिखोगे जब आप हैंड रिटन लिखोगे, जैसे कि हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, ठीक। इफ नेम, क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे इफ नेम, अगर बेटा जो नेम है, अगर जो बेटा नेम है वो आपका कैसा हो हैंड रिटन, इफ नेम हैंड रिटन, अगर बेटा जो नेम है वो अगर आपका हैंड रिटन हो, जो नेम है वो आपका हैंड रिटन हो, तो आप उसे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वो बेटा सेपरेटली अंडरलाइंड, वो आपको करना पड़ेगा बेटा सेपरेटली अंडरलाइंड, क्या करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक, वो आपको सेपरेटली बेटा अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखता हूं क्या बेटा मैंगो का नेम, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बेटा किसका, आपके मैंगो का नेम, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बेटा मैंजीफेरा इंडिका, मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा मैंजीफेरा इंडिका, क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा मैंजीफेरा इंडिका। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आप लिखते हो बेटा जीनस नेम, देन आप लिखते हो बेटा स्पीशीज का नेम, तो उस स्पीशीज का नाम क्या है, उसका नाम बेटा इंडिका, और पहला वर्ड बेटा जीनस का कैसा होता है कैपिटल, बाकी सारे वर्ड्स आपके स्मॉल होते हैं, स्पीशीज का भी पहला वर्ड कैसा होता है स्मॉल होता है, ठीक। और जब मैंने ये बेटा प्रिंटेड होता तो इटैलिक्स में प्रिंटेड करते, बट अब मैंने प्रिंट नहीं करा, मैंने हैंड से लिखा है, तो मैं क्या करूंगा एक सेपरेटली अंडरलाइन खींचूंगा, मैं सेपरेटली अंडरलाइन खींचूंगा, देखो इसके नीचे अलग इसके नीचे नहीं, जीनस के नीचे अलग और स्पीशीज के नीचे अलग, जीनस के नीचे अलग स्पीशीज के नीचे अलग, जीनस के नीचे अलग बेटा स्पीशीज के नीचे अलग, और लास्ट एंड फाइनल जो आप लाइन लिखोगे वो बेटा ये लिखोगे, अगर अगर नेम ऑफ साइंटिस्ट जो है बेटा वो आपके आता है कहाँ, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, इसे आप जो है एज अ नोट डाल लोगे, ठीक। तो आप एक बेटा नोट डाल लोगे, और उस नोट में क्या लिखोगे, उस नोट में आप लिखोगे क्या, जैसे कि बेटा मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी बेटा लीनियस भाई साहब ने उसको जो डिस्क्राइब करा उस स्पीशीज को, यानी कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो है बेटा वो आपके आता है किसके, आफ्टर आफ्टर स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक। तो आप ये भी लिख लोगे बेटा, क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे नेम ऑफ साइंटिस्ट, आप लिखोगे बेटा नेम ऑफ साइंटिस्ट कम्स आफ्टर, नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट कम्स आफ्टर स्पेसिफिक, कम्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक। तो बेटा वो जो है आपके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, ठीक, स्पेसिफिक एपिथेट, आ जाओ चलो, ठीक। अब जो है बेटा हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके, और आगे हम आपको क्या बताने वाले हैं, उससे पहले बेटा कुत्ते आ चुके हैं और भौंकना उन्होंने शुरू कर दिया है, यार मेरी नाक में अलग लेवल का दम कर रखा है इन कुत्तों ने, पता नहीं क्यों यार, इनको मतलब पूरा मोहल्ला छोड़ के इनको साला एक ही जगह मिलती है, और वो भी मेरे घर के बाहर, और समस्या ये बेटा जस्ट घर के आप गेट से घुसते ही तो सबसे पहला कमरा भी मेरा ही पड़ता है, तो बहुत इजीली आवाज आती है कुत्तों की, तो बेटा इन लोगों ने जो है तंग कर रखा है, ठीक। अब हम जो है बेटा इसके बाद जो शुरू कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा पानी पीऊंगा मैं, पता नहीं आजकल गला ज्यादा सूखने लगा है, तो बेटा अब हम शुरू करेंगे आपके क्लासिफिकेशन। आप सोचो यार इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, अब मुझे जो है बेटा उनको क्या क्लासिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेटा अगर मुझे उनके बारे में पढ़ना है तो मुझे उनको जो है साइंटिफिकली कैटेगराइज करना पड़ेगा, कुछ कैटेगरीज में उनको मुझे डालना पड़ेगा, तभी मैं इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको स्टडी कर सकता हूँ। बेटा ऐसा तो नहीं मैं पर्टिकुलरली
1.7 और 1.8 मिलियन, यानी कि बेटा लगभग 18 लाख। आप समझ रहे हो, 1 मिलियन में जो 10 लाख आते हैं, यानी कि लगभग 18 लाख, यानी कि 18 लाख स्पीशीज को क्या मैं बेटा अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा? नहीं बेटा, मैं उनके अंदर कॉमन चीजें ढूंढने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं उनको बेटा क्लासीफाई कर सकूं, उनको मैं कैटेगराइज कर सकूं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। ठीक, थोड़ा पानी पीते हैं फिर शुरू करते हैं। अरे ये कहां से आ गया? तो अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, अब एक समझने की कोशिश करना, जब आप बेटा एक स्कूल में गए हो, आप बिल्कुल स्कूल में पढ़ते होंगे, या फिर आप पढ़ चुके होंगे, आप ड्रॉपर होंगे। ठीक, तो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, या फिर आप घर पर भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है बेटा। ठीक, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे आप स्कूल में जाते हो बेटा, स्कूल में जो आप परेड ग्राउंड में जाते हो, या फिर प्रेयर ग्राउंड जो होता है स्कूल का, वहां आप सभी बच्चों को एक साथ देखते हो। जब स्कूल आपका शुरू होने वाला होता है, जब यह आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, छुट्टी होती है बेटा, सब आपको एक साथ दिखते हैं। तो अगर मैं उस समय कहूँ कि आप सबको क्लासिफाई करो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, कैसे कि आपको बेटा सभी क्लासेस के बच्चे वहां दिख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपको बेटा बाहर के लोग भी वहां दिख सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं जो उनको लेने आए होंगे। ठीक, तो यानी कि बेटा इतने सारों को क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे, और वो क्राइटेरियाज आप क्या बनाओगे? आप सबसे पहला क्राइटेरिया बनाओगे इनसाइडर एंड आउटसाइडर, यानी कि एक जो स्कूल का स्टूडेंट है, एक जो बेटा गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, यानी कि जो बेटा स्कूल में नहीं पढ़ता बट उनका जो है रिलेटिव है। ठीक, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियन हो सकता है। ठीक, यानी कि आप एक आउटसाइडर कैटेगरी बना दोगे, एक इनसाइडर कैटेगरी बना दोगे। इनसाइडर के अंदर आपने सारे सारे स्टूडेंट्स रख दिए, उन स्टूडेंट्स को भी आप बेटा फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? आप बेटा क्लासेस के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन 10th क्लास का है, कौन 11th क्लास का है, कौन 12th क्लास का है। ठीक, कौन जो है बेटा आपके 9th का है, कौन 10th का है, कौन आपके 7th क्लास का है, कौन 6th क्लास का है। ठीक, इसके अलावा आपको फर्दर अगर मान लो किसी क्लास को डिस्क्राइब करना होगा, तो आप क्या करोगे? आप बेटा सेक्शंस में भी डिवाइड कर दोगे कि ये ए सेक्शन का है, ये बी सेक्शन का है, ये सी सेक्शन का है। फिर उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाओगे, यानी कि बेटा मैंने क्लास 6 चुन ली, मैंने आपके जो है सेक्शन ए चुन लिया, और उसके अंदर भी अब बेटा मैं स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर सकता हूँ। कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ? मैं बेटा उनके नेम के फर्स्ट लेटर को लेकर क्लासीफाई कर सकता हूँ कि ए नेम से किस किस का नाम आता है। इसके अलावा मैं उसे और क्लासीफाई कैसे कर सकता हूँ? मैं बेटा उनकी एज के ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक, इसके अलावा मैं उनका क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ बेटा जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो थ्रू आउट इंग्लिश बोल लेते हैं, या फिर वो बेटा हिंदी बोलते हैं। यानी कि बेसिकली इतने सारे लोगों को मैं अलग अलग क्राइटेरियाज पे जो है बेटा क्या कर सकता हूँ? ग्रुपिंग कर सकता हूँ उनकी। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा ग्रुपिंग करने की, किसी को भी कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या? क्लासिफिकेशन। इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? आपके क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? मेरे साथ वापस बोल, मेरे साथ वापस बोल, क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्या तुझे समझ में आया बेटा देसी एग्जाम्पल से, स्कूल के एग्जाम्पल से क्या तुझे समझ में आया? इतने सारे बच्चे हैं, उन सबको क्लासी अगर उनके बारे में स्टडी करनी है, तो बेटा उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। कैसे क्लासीफाई करेगा? तू सबसे पहले क्लासेस में उनको डिवाइड करेगा, पहले तो इनसाइडर आउटसाइडर के बेसिस पर क्लासीफाई करेगा, फिर तू उनको जो क्लासेस में डालेगा, फिर तू उनको सेक्शंस में डालेगा, सेक्शंस के अंदर तू बेटा बच्चों को क्लासीफाई करेगा। अब उनको बेटा अलग अलग क्राइटेरिया पर तू क्लासीफाई कर सकता है, एज के बेसिस पर कर सकता है। यानी कि बेटा क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप ग्रुप्स बनाते हो, और उन ग्रुप को बेटा एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालते हो। ठीक, जो कि आप डालते हो किसके बेसिस पर? कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर। जैसे कि बेटा क्लास हमने ली थी, अब यहाँ हम बेटा नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बेटा प्लांट्स एनिमल्स, बेसिकली हम बात कर रहे हैं बेटा स्पीशीज की। तो अब हमें जो है बेटा उनको क्लासिफाई करना है। ठीक, आ जाओ चलो। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। बाकी अभी लिख देते हैं, फिर आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। और कुत्तों ने अभी भी भौंकना बंद नहीं करा है। अरे यार चलो कोई ना। अब क्या डालोगे बेटा? आप यहाँ हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन। आप डालोगे बेटा यहाँ हेडिंग क्लासिफिकेशन। आ जाओ। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, क्या होता है क्लासिफिकेशन? बेटा एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? ग्रुप करने की प्रोसेस। किसी भी चीज को ग्रुप करने की प्रोसेस किसके अंदर? कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर। ठीक, तो ये बेटा क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस
किस चीज की प्रोसेस है बेटा? ग्रुपिंग करने की, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग। इसके अंदर बेटा इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डालने की बेटा, ठीक, इनटू कन्वीनियंट, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। और बेटा ये आप कैटेगरीज किसके ऊपर बनाओगे? आप बनाओगे बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा ये कैटेगरीज? ये बेस्ड होती है बेटा कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे, तभी तो आप बेटा इन कैटेगरीज को फॉर्म कर पाओगे, तभी तो आपको पता होगा, ठीक। बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। एक कैटेगरी बेटा आप हाइट भी तो बना सकते हो बच्चों को क्लासिफाई करने के लिए कि किसकी हाइट कितनी है, वो भी तो बेटा एक आपका एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, ठीक। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आ जाओ। तो बेटा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जो मैंने अभी अभी बताई है, क्या बेटा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो एक स्टेप प्रोसेस है या फिर मल्टी स्टेप प्रोसेस है? बेटा जो क्लासिफिकेशन है वो एक स्टेप का प्रोसेस है या मल्टी स्टेप का प्रोसेस है? तो आप कहोगे बेटा मल्टी स्टेप का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आपको बेटा काफी सारी, अगर आपको एक एक को अगर पर्टिकुलरली अच्छे से बेटा एक एक बच्चे को आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से, तो आपको काफी सारी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। यानी कि क्लासिफिकेशन भी बेटा उसी तरीके से, अगर हमें स्पीशीज को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासिफाई करना है तो हमें बेटा हर स्पीशीज को जो है यानी कि बहुत मल्टी स्टेप्स में जो है बेटा काफी सारी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक। और जो बेटा आपकी ईच स्टेप होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको बेटा? आपकी एक कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी एक कैटेगरी को। समझ रहे हो मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा था क्लासिफिकेशन की ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप बेटा ग्रुपिंग करते हो, और ग्रुप करते हो किसको? कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर। तो बेटा क्लासिफिकेशन में मल्टी स्टेप्स होंगी और जो हर स्टेप होगी वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। आजा लिख चल। क्या लिखेगा तू? यहाँ लिखेगा बेटा ये बात, तू यहाँ लिखेगा ये क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बेटा तू ये लिखेगा क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। क्या है बेटा? जो क्लासिफिकेशन है तेरी बेटा वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। यानी बेटा एक स्टेप इन्वॉल्व नहीं, उसके अंदर काफी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि हम अभी आगे देखेंगे। मल्टी स्टेप प्रोसेस है। एंड और जो बेटा ईच स्टेप है, जो आपकी ईच स्टेप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एंड ईच स्टेप आपकी बेटा रिप्रेजेंट करती है किसको? ईच स्टेप रिप्रेजेंट करती है बेटा आपकी एक कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? आपकी रिप्रेजेंट करती है एक कैटेगरी को, एक आपकी बेटा कैटेगरी को। जिस तरीके से बेटा आपने कैटेगरीज बनाई थी, आपने क्या क्या कैटेगरीज बनाई थी? आपने बेटा एक कैटेगरी बनाई थी आउटसाइडर इनसाइडर। एक कैटेगरी आपने बनाई थी बेटा क्लासेस के बेसिस पर, यानी कि 11 12 10th 9th। फिर आपने जो है बेटा फर्दर आपने सेक्शंस की एक कैटेगरी बनाई थी कि एक क्लास के अंदर कितने सेक्शंस प्रेजेंट है। फिर आपने फर्दर कैटेगरी बेटा हाइट की बना दी, आपने एज की बना दी, आपने बेटा नेमिंग लेटर के ऊपर बना दी। यानी कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हो। बट जब हम बात करते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर की, स्पीशीज के नॉमेनक्लेचर की, तो वहां जो है आपको देखने को मिलती है बेटा 7 मेन कैटेगरीज। कितनी देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा 7 मेन कैटेगरीज। कितनी देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा 7 मेन कैटेगरीज। कितनी देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा 7 मेन कैटेगरीज, 7 मेन कैटेगरीज। और बेटा ये जो कैटेगरीज है ये है आपकी रियल या ऑब्लिगेट। रियल का मतलब क्या है बेटा? इसके अलावा आपको सब कैटेगरी भी देखने को मिलती है, बट लेकिन वो रियल नहीं है, ठीक। आपसे अगर कोई पूछता है कि रियल कैटेगरीज कितनी है या फिर ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है, तो आप सिंपली जवाब दोगे 7। और वो कौन कौन सी होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा बेटा। यानी कि बेटा 7 मेन कैटेगरीज होती हैं जो कि रियल और ऑब्लिगेट है। और अभी आप यहाँ डाल दोगे नोट, जिससे आपको ये मीनिंग समझ में आ जाए बेटा किसका? रियल और ऑब्लिगेट का। रियल और ऑब्लिगेट बेटा एक ही वर्ड है, ठीक, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक। तो बेटा जैसे कि आपको देखने को मिल सकती है, क्या आपको देखने को मिल सकती है बेटा? सब कैटेगरीज। और ये सब कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? ये जो सब कैटेगरीज हैं बेटा वो क्या हो सकती है?
जो आपकी बेटा सब कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही हैं, ये क्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है बेटा आपको देखने को मिल सकते हैं सब ऑर्डर सब फैमिली। अभी आपको समझ में नहीं आ रही बेटा, ऑर्डर और फैमिली ये जो है अपने आप में एक एक कैटेगरी है, ठीक। अगर इसके अलावा आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, सब ऑर्डर, और आपको देखने को मिलता है सब फैमिली, या फिर इसके अलावा सब डिवीजन, तो बेटा वो सारी की सारी जो आपको देखने को मिल रही है वो सब कैटेगरीज हैं। कैसी हैं वो सब कैटेगरीज हैं, वो मेन नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस, आप कहोगे जी हाँ। और अगर कोई आपसे पूछता है कि उसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, उसके अंदर बेटा कितनी कैटेगरीज हैं, तो आप बताओगे 7। सिर्फ बेटा 7 ही आपकी मेन कैटेगरीज हैं। कितनी है बेटा आपकी? 7 ही आपकी क्या है? मेन कैटेगरीज हैं। 7 जो है वो है बेटा आपकी क्या? मेन कैटेगरीज। देखो मैं से जो है आपके इसमें भी बंद कर देता हूँ, आ जाओ देखो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो मेन कैटेगरीज है वो कितनी है बेटा, वो है आपकी 7। वो है आपकी बेटा कितनी है? वो है आपकी 7। एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, चलो कितनी है बेटा आपकी मेन कैटेगरीज? आपकी मेन कैटेगरी 7 है, ठीक। और और वो बेटा कौन कौन सी है अभी हम आपको बताएंगे, समझने की कोशिश करना, ठीक। आ जाओ। अब बेटा जो ईच कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करती है किसी एक टैक्सॉन को। समझ रहे हो बेटा आप? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा क्लासिफिकेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक। और उसके अंदर जितनी ईच स्टेप जो होती है बेटा उसे हम कहते हैं आपकी कैटेगरी। और आपकी जो है बेटा 7 मेन कैटेगरीज होती हैं, और जो हर ईच कैटेगरी होती है वो बेटा रिप्रेजेंट करती है किसी वन टैक्सॉन को। अब आपके दिमाग घूम रहा होगा, सर ये कैटेगरी क्या है, ये टैक्सॉन क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहूंगा बस जस्ट इंतजार कर, अभी जो मैं कह रहा हूं तू उस बात को समझ। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है बेटा किसी एक टैक्सॉन को। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है बेटा किसके? आपके टैक्सॉन को। ईच कैटेगरी बेटा रिप्रेजेंट करती है किसको बेटा? आपके टैक्सॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? वो आपके रिप्रेजेंट करती है किसको? आपके टैक्सॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? वो आपके रिप्रेजेंट करती है बेटा आपके टैक्सॉन को, ठीक। आ जाओ चलो। आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। तो बेटा एक ईच कैटेगरी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा टैक्सॉन को। बेटा बेसिकली जो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन जो है वो आपकी बेटा क्या है? यानी कि बेटा टैक्सॉन जो है वो आपकी साइंटिफिक टर्म है। जो इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है वही बेटा आपकी टैक्सॉन कहलाती है। होती क्या है अभी आगे थोड़ा सा लिंक करूंगा, इंतजार करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता बेटा टैक्सॉन क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है। मैं आज आपका ये जो भ्रम है बेटा ये दूर कर दूंगा। मैं आपको लिटरली समझा दूंगा क्या कैटेगरी होता है, क्या टैक्सॉन होता है, और आप पहचान भी लोगे किसको कैटेगरी कहते हैं, क्या होता है टैक्सॉन, ठीक। अभी आप फिलहाल क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे ईच कैटेगरी। तो बेटा ईच कैटेगरी है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है क्या बेटा? वो रिप्रेजेंट करती है वन टैक्सॉन को। क्या करती है बेटा? वो रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको? आपके वन टैक्सॉन को। वन टैक्सॉन को, ठीक। तो बेटा जो ईच कैटेगरी है वो आपकी क्या करती है? वो रिप्रेजेंट करती है वन टैक्सॉन को। वो रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको? वो रिप्रेजेंट करती है आपके वन टैक्सॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है बेटा आपके वन टैक्सॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? वो आपके रिप्रेजेंट करती है बेटा वन टैक्सॉन को। अब एक बात मुझे जरा आप बताना, ठीक। आप मैमल्स सुनते हो, आप एनिमल्स, प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये सारी की सारी जो है बेटा आपकी क्या है? ये सारी की सारी कैटेगरीज है, ठीक। और इनकी स्टडी करते हैं, ठीक। इनको इस्तेमाल करते हैं बेटा स्टडी करने के लिए, किसको? ऑर्गेनिजम्स को। तो जो साइंटिफिक टर्म इन कैटेगरीज के लिए यूज करी जाती है उसको हम कहते हैं बेटा आपके टैक्सॉन। क्या बेटा थोड़ा बहुत आपके भेजे में बैठा, धीरे धीरे सेट होगा। टैक्सॉन क्या होता है समझने की कोशिश करना। मैमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये सारी की सारी क्या है बेटा? ये सारी की सारी आपकी क्या है? कैटेगरीज है, ठीक। और इनको हम इस्तेमाल करते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। और जो साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है इन कैटेगरीज के लिए उसको हम कहते हैं बेटा आपके टैक्सॉन। क्या कहते हैं उनको? कहते हैं हम बेटा आपके क्या? टैक्सॉन। उनको हम कहते हैं क्या बेटा? आपके टैक्सॉन। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आई? अभी इतनी समझ में नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपके, पर जब मैं आपको पूरा एंड तक आपको ये समझा दूंगा आपके बेटा भेजे में ये बात सेट हो जाएगी। आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि सर आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो आ जाओ चलो बताते हैं हम आपको। उससे पहले यार मैं सोच रहा हूँ मैं आपको एक बार 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बता देता हूँ। आओ चलो अब जरा ध्यान से, एक मिनट आ जाओ। अब बेटा कौन कौन सी होती हैं जो आपकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक। सुनना जरा ध्यान से, कौन सी होती है वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आप देखना, ठीक। तो आप यहाँ क्या डालोगे? आप यहाँ डालोगे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7
ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। कौन कौन सी होती है बेटा वो कैटेगरीज, जरा ध्यान से आप देखिएगा। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज यानी कि बेटा जब भी आप किसी को क्लासिफाई करोगे तो बेटा इन 7 कैटेगरीज के बेसिस पर आप कर रहे होंगे। इनके अंदर बेटा सब कैटेगरीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, बट हम यहाँ रियल की बात कर रहे हैं। रियल कैटेगरीज की या मेन कैटेगरीज की वो आपकी होती है सिर्फ और सिर्फ 7, वो होती है बेटा आपकी सिर्फ और सिर्फ 7। और इन्हीं कैटेगरीज को कहते हैं हम क्या बेटा, इन्हीं कैटेगरीज को हम कहते हैं बेटा आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बेटा आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन्हीं को हम कहते हैं बेटा आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं को कहते हैं हम आपकी बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब बेटा मैं आपको प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बताने वाला हूँ। क्या अलग अलग होती है, नहीं बेटा सेम होती है, बस एक ही जो है एक ही एक ही जो है बेटा आपकी स्टेप होती है जहां जो है आपके अलग टर्म यूज करेगी प्लांट्स के लिए और आपके एनिमल्स के लिए। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा आपके किसके केस में, हम बात कर रहे हैं बेटा आपके एनिमल्स के केस में। किसके केस में, हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा एनिमल्स के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा किसके लिए, हम लिखेंगे एनिमल्स के लिए। देन उसके बाद हम लिखेंगे बेटा आपके प्लांट्स के लिए। किसके लिए, फिर देन हम उसके बाद लिखेंगे बेटा आपके प्लांट्स के लिए। आ जाओ चलो, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जो सबसे बिल्कुल आप लोअर लेवल पे जाओगे, यानी कि बेटा सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो आपकी होती है बेटा स्पीशीज। क्या होती है, वो आपकी होती है बेटा स्पीशीज। यानी बेटा स्पीशीज से छोटा कुछ नहीं होता। स्पीशीज के बाद जो आती है बेटा वो आपकी आती है जीनस। क्या आती है बेटा, वो आपकी आती है जीनस। और जो जीनस से अगली कैटेगरी आती है वो बेटा वो आपकी आती है फैमिली। क्या आती है बेटा, फैमिली। क्या आती है बेटा आपकी फैमिली। और फैमिली के बाद आपकी आती है क्या, फैमिली के बाद आता है बेटा आपका ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर के बाद आता है बेटा आपका क्लास। ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद आता है बेटा आपका क्लास। ऑर्डर के बाद आती है बेटा आपकी क्लास। क्लास के बाद आती है बेटा आपकी क्या, फाइलम। बेटा फाइलम। क्या आती है बेटा, क्लास के बाद आती है फाइलम। और फाइलम के बाद आता है क्या बेटा, फाइलम के बाद आता है आपका, एक मिनट बेटा थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एक मिनट। आ जाओ चलो इसे थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। आ जाओ, इतने से ही काम बन जाएगा। और बेटा फाइलम के ऊपर आता है आपका किंगडम। किंगडम यानी कि बेटा अगर मुझे किसी एनिमल को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा वो किस किंगडम का है, उसके बाद मैं देखूंगा कि बेटा किस फाइलम का है, उसके बाद मैं देखूंगा कि बेटा उसकी क्लास क्या है, उसके बाद मैं देखूंगा कि बेटा उसका ऑर्डर क्या है, उसके बाद मैं चेक करूंगा उसकी फैमिली क्या है, फैमिली के बाद मैं चेक करूंगा बेटा उसका जीनस क्या है, और जीनस के बाद जो है सबसे लास्ट में चेक करूंगा बेटा उसकी स्पीशीज क्या है, कि बेटा उसकी स्पीशीज क्या है, कि बेटा आपकी उसकी स्पीशीज क्या है। ठीक, आ जाओ चलो, तो बेटा उसकी स्पीशीज क्या है। एक मिनट, आ जा। तो ये हो गया बेटा यहाँ, ठीक, आ जा। तो इस थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो बेटा ये जो कैटेगरीज होती हैं यही कहलाती हैं आपकी क्या, ठीक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और अब हम बात करें प्लांट्स के केस में, तो बेटा इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब बेटा कुछ इसी तरीके से प्लांट्स का होता है, देखना जरा ध्यान से। एक मिनट, अरे रुक रुक रुक, अच्छे से कॉपी करने दे। सेम ही चीज़ है बेटा, क्या बार बार लिखना, बस एक जगह जहाँ चेंज है हम वो बता देंगे आपको। बहुत बढ़िया बेटा, ये नहीं हो रहा, पर जितना हो रहा है उतना करते हैं, रुको। और ये हो गया बेटा आपका क्या, कॉपी। और यहाँ कर देंगे हम आपके बेटा पेस्ट। और ये आ गया आपका बेटा क्या, और बेटा हमें यहीं तक ही चाहिए था आपके। आ जाओ, ये बेटा आपको दिख रहा है क्लास, यहाँ तक तो बेटा सेम चलता है। बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं बेटा प्लांट्स के केस में, तो क्लास में फाइलम की जगह बेटा एक शब्द यूज होता है, वो यूज होता है बेटा यहाँ डिवीजन। और बट डिवीजन के ऊपर ही आता है आपके क्या बेटा, किंगडम। यानी कि जब बेटा हम किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेटा उसका किंगडम क्या है। किंगडम तो सबको पता है बेटा प्लांट ही होगा। फिर हम उसके बाद जानेंगे बेटा उसकी डिवीजन क्या है। डिवीजन के बाद हम जानेंगे बेटा कि उसका उसकी क्लास क्या है। क्लास के बाद हम जानेंगे बेटा उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के बाद जानेंगे बेटा उसकी फैमिली क्या है। फैमिली के बाद मैं जानूंगा उसका जीनस क्या है। जीनस के बाद मैं जानूंगा बेटा उसकी स्पीशीज क्या है। जीनस के बाद मैं जानूंगा कि बेटा उसकी स्पीशीज क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है। तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ, अब बेटा जरा ध्यान से सुन, क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ, सुन मेरी बात जरा ध्यान से,
ये जो किंगडम दिख रहा है तो क्या बेटा वो हाईएस्ट कैटेगरी है? क्या जो किंगडम तुझे दिख रहा है वो हाईएस्ट कैटेगरी है? आप कहोगे जी हाँ, किंगडम जो है आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है। किंगडम क्या है बेटा? किंगडम है आपकी हाईएस्ट कैटेगरीज, और जो स्पीशीज है क्या है वो बेटा, क्या वो आपकी लोएस्ट कैटेगरी है? आप कहोगे जी हाँ, या फिर आप कह सकते हो बेसिक यूनिट है किसकी, आपकी क्लासिफिकेशन की। क्या है बेटा? ये है आपकी लोएस्ट कैटेगरी। क्या है बेटा आपकी? ये है आपकी लोएस्ट कैटेगरी। क्या है बेटा? ये है आपकी लोएस्ट कैटेगरी। क्या है बेटा? ये है आपकी लोएस्ट कैटेगरी। तो बेटा अगर मुझे किसी भी एनिमल को या प्लांट को डिस्क्राइब करना है तो मैं बेटा उसके लिए 7 कैटेगरीज का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? उसके लिए मैं 7 कैटेगरीज का इस्तेमाल करूंगा। और वो 7 कैटेगरीज क्या है बेटा? एनिमल्स के केस में है वो है बेटा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम बताऊंगा, फाइलम के बाद क्लास बताऊंगा, क्लास के बाद ऑर्डर बताऊंगा, ऑर्डर के बाद फैमिली बताऊंगा, फैमिली के बाद जीनस बताऊंगा, जीनस के बाद बेटा आपके स्पीशीज बताऊंगा। और अभी हम बेटा इस चैप्टर में डिस्क्राइब भी करेंगे काफी सारी स्पीशीज को। ठीक, हम उनके सारे के सारे आपको ये 7 के 7 जो हमने कैटेगरीज बताए उनके बारे में बताएंगे कि ये जो है पर्टिकुलर किसकी, इसकी क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका फैमिली क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीशीज क्या है। जब बेटा प्लांट्स के केस में हम बात करते हैं तो आप क्या देखते हो? प्लांट्स के केस में आपको देखने को मिलता है क्या बेटा? सबसे पहले आप डिस्क्राइब करोगे उसका किंगडम। ठीक, उसके बाद आप डिस्क्राइब करते हो बेटा यहाँ डिवीजन, फिर देन आप डिस्क्राइब करते हो बेटा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्या बेटा ये आपको याद ही, और बेटा ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ये बेटा जो है आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। और जो बेटा ये आपको दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है किसका? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके टैक्सोनॉमिक हाइरार्की। क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमिक हाइरार्की। बेटा आपके भी क्या स्कूल के अंदर कोई हाइरार्की है? बिल्कुल है। सबसे बड़े क्या है होते हैं बेटा? आपके प्रिंसिपल होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल से नीचे क्या आएंगे? आपके बेटा टीचर्स आएंगे। ठीक, और भी काफी सारे लेवल्स हो सकते हैं। आप एक ऑफिस में देखते हो ना बेटा, अगर आपको कोई काम, अगर आपको बात करनी है तो सबसे पहले आप बेटा अपने मैनेजर से बात करोगे। ठीक, आप सीधे आप जाके मालिक से बात नहीं कर सकते, आप मैनेजर से बात करोगे। मैनेजर जाके उस बात को बेटा मालिक से करेगा। क्यों? क्योंकि वहां एक हायरार्की है, एक ऑर्डर है बेटा। वहां वहां आप सीधे जो है नीचे वाला सीधे ऊपर वाले से बात नहीं कर सकता। नीचे वाले को अपने अगले वाले से बात करनी, अगले वाला उससे अगले वाले से बात करेगा, और उससे अगले वाला जो है सबसे ऊपर वाले से बेटा आपके बात करेगा। ठीक, तो यानी कि बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये जो आपको दिख रहा है, असेंडिंग कैसे बेटा? स्पीशीज से किंगडम असेंडिंग, किंगडम से स्पीशीज तक आना बेटा आपके डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा जाना असेंडिंग, बड़े से छोटा आना डिसेंडिंग। बेटा ये तो पता होगा असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। अगर मैं स्पीशीज से किंगडम जाता हूँ यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। अगर मैं किंगडम से स्पीशीज आता हूँ तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपके जो है बेटा क्या कर रहा हूँ? अगर बेटा मैं किंगडम से स्पीशीज आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो बेटा मैं जो है आपके, बताओ क्या कर रहा हूँ? तो मैं बेटा जो है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा हूँ। और डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये जो आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताते हो इसी को हम कहते हैं बेटा आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं बेटा आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आओ चलो लिखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। तो आप क्या लिखोगे बेटा? ऐसे आप एक एरो खींच दोगे। देखो अरे नहीं बेटा, ये नहीं आया ढंग से। अ, एक आप ऐसे खींचोगे, रुको बेटा, ये हो गया। ठीक, और अब आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या? और एक आप एरो बेटा ऐसे भी खींच दोगे जिससे कि आपको समझ में आए असेंडिंग और डिसेंडिंग हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक, अरे आजा, अरे एक मिनट यार, इसे सही करने दो यार, रुको। अ, 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 आजा, अब सही है ये एरो। अब कोई लोड नहीं है बेटा, अब कोई लोड नहीं है भाई, अब कोई लोड ना सी, उतर, कोई लोड ना सी, आजा आजा ढोंडू चल, अब तुझे चिल कराते हैं, आजा। तो बेटा यहाँ तू क्या लिखेगा? तू यहाँ लिखेगा एक बात, और वो बात क्या होगी? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसका? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, यही कहलाता है आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे असेंडिंग स्लैश डिसेंडिंग। आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे असेंडिंग स्लैश डिसेंडिंग। चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे बेटा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे बेटा वो आपका हो डिसेंडिंग। क्या हो बेटा? असेंडिंग स्लैश डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या फिर बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑफ टैक्सोनॉमिक
कैटेगरीज, यही कहलाता है क्या बेटा आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है आपके, यही क्या कहलाता है बेटा, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बेटा यही होता है हायरार्की की स्पेलिंग, आप कहोगे जी हाँ सर यही होती है, आ जाओ। तो इसे जो आप इस तरीके से बेटा एक शेप में आप बंद कर दोगे। क्या बेटा आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ में आई। तो अब जो है बेटा आपको समझ में आई हुई टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यही 7 कैटेगरीज है। और बेटा ये जो कैटेगरीज होते हैं, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक टैक्सॉन को। अभी बेटा मैं पहुंचूंगा टैक्सॉन तक पहुंचूंगा, तू इंतजार कर, क्या होता है टैक्सॉन मैं तुझे बताऊंगा। तुझे क्या अभी 7 कैटेगरीज समझ में आई, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, फिर आपकी क्लास, फिर आपके ऑर्डर, फिर आपकी फैमिली, फिर आपका जीनस, फिर आपके स्पीशीज। क्या बेटा ये तुझे समझ में आई, ठीक। अब तू बेटा यहाँ अगली लाइन क्या लिखेगा, तू जो यहाँ बेटा अगली लाइन लिखेगा वो तू बेटा ये लिखेगा, क्या लिखेगा, जो तू अगली लाइन लिखेगा बेटा वो तू ये लिखेगा, वो तू ये लिखेगा बेटा। जो आप मैमल्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, प्लांट्स देखते हो, एंजियोस्पर्म देखते हो, ये सारी सारी जो है बेटा आपकी कैटेगरीज हैं जो कि मदद करती है किसमें बेटा आपकी स्टडी करने में आपके ऑर्गेनिजम्स को। और जो साइंटिफिक टर्म इन, जो साइंटिफिक टर्म बेटा इनके लिए यूज करी जाती है उसी को हम कहते हैं बेटा टैक्सॉन। उसी को हम कहते हैं क्या बेटा आपके टैक्सॉन। क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं आपके टैक्सॉन, ठीक। आ जाओ बेटा लिख, मैमल्स। क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा मैमल्स, मैमल्स, एनिमल्स, आपके हो गए बेटा मैमल्स, एनिमल्स। इसके अलावा बेटा प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है बेटा, ये सारी की सारी आपकी कैटेगरीज हैं। क्या है बेटा, ये सारी की सारी बेटा आपकी क्या है, कैटेगरीज हैं। क्या है बेटा, ये सारी की सारी आपकी कैटेगरीज हैं। बेटा कैटेगरी ही टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही कैटेगरी है, कह सकते हैं एक लेवल पर कह सकते हैं, ठीक। साइंटिफिक टर्म है बेटा, ठीक। ये सब क्या है बेटा, ये सब आपकी हैं बेटा कैटेगरीज। और किसमें मदद करती हैं बेटा, ये हेल्प करती हैं आपकी स्टडी में। ये किसमें हेल्प करती हैं बेटा, ये हेल्प करती हैं आपकी स्टडी में। ये हेल्प करती है बेटा आपकी स्टडी में, किसकी स्टडी में, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में। किसकी स्टडी में बेटा, ये हेल्प करती हैं आपकी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में। तो बेटा जो साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है, जो साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है, द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर दीज कैटेगरीज, उसी को कहते हैं बेटा आपके टैक्सॉन। द साइंटिफिक, द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सॉन। द साइंटिफिक टर्म, the scientific term for these categories, for these categories is called taxon. For these categories, for these categories is called taxon, is called, बेटा उसी को कहते हैं हम क्या, आपके टैक्सॉन। क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं आपके टैक्सॉन। तो क्या बेटा आपको समझ में आया क्या होता है टैक्सॉन, अभी भी नहीं आया होगा, मुझे पता है बेटा अभी भी नहीं आया होगा, बट आगे आपको समझ में आएगा क्या होता है टैक्सॉन। देख जरा ध्यान से क्या होता है टैक्सॉन, तुझे आज मैं टैक्सॉन फील करा के ही मानूंगा कि आखिर एक्चुअल में होता क्या है टैक्सॉन, आखिर एक टैक्सॉन बला क्या है, ठीक। अब तू जरा ध्यान से एक चीज देखियो, और वो क्या है। अब तू बेटा एक ब्रैकेट क्या डालेगा, सबसे पहले तू यहाँ डालेगा बेटा कैटेगरी, ठीक। अब तुझे मैं कैटेगरी और टैक्सॉन में फर्क बताता हूँ, क्या होता है कैटेगरी और क्या होता है टैक्सॉन। क्या होता है बेटा आपके कैटेगरी, क्या होता है टैक्सॉन। बेटा टैक्सॉन ही कैटेगरी है, कैटेगरी ही टैक्सॉन है, एक लेवल तक हम ये बात कह सकते हैं, ठीक। देख जरा ध्यान से देख, इस तरीके से तू बेटा लाइन खींचेगा और एक लाइन तू बेटा ऐसे ही खींचेगा। और अब देख समझ क्या होता है कैटेगरी, क्या है कैटेगरी बेटा, कुछ नहीं है, ग्रुप है रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का, उसी को हम कहते हैं आपके कैटेगरी। जैसे कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है कैटेगरीज है। क्या है बेटा, तो कैटेगरीज क्या है, कैटेगरी कुछ नहीं बेटा, ग्रुप है किसका, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का। रिलेटेड ऑर्गेनिज्म किसका बेटा, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का। सपोज कर बेटा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स डाले हैं, उनका कुछ ऑर्डर है, तो बेटा यानी कि बेटा वो अपने आप में कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे, कुछ तो बेटा उनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी, तभी तो बेटा मैं उनको एक ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ और उस ग्रुप का कुछ नाम दे रहा हूँ। जैसे कि क्लास, उस क्लास का बेटा कुछ नाम होगा ना, ठीक। दिख रहा है तुझे, ग्रुप ऑफ, तो क्या है बेटा कैटेगरी, कैटेगरी है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। बेटा इसके बाद तुझे समझ में आ जाएगा क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है कैटेगरी, ठीक।
क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है कैटेगरी। अब बेटा अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो, ये होता है बेटा किंगडम। क्या होता है, ये होता है बेटा आपका किंगडम। क्या है बेटा किंगडम, किंगडम क्लास और ऑर्डर। क्या है बेटा किंगडम क्लास ऑर्डर एसेट्रा। बेटा 7 है कैटेगरीज, याद करो। और एक बात बताओ, ये जो कैटेगरीज हैं क्या है बेटा, ये जो कैटेगरीज आप देख रहे हो, 1 मिनट देना, एक कॉल आ रहा है, रुकना जरा, रुको। पॉज कहाँ गया। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था, देखो जरा ध्यान से अब आओ। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, क्या ये जो कैटेगरी देख रहे हो, ये बेटा एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर। तो बेटा जो एब्स्ट्रैक्ट अरे यार, जो बेटा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो ये होता है, यानी कि ये सिर्फ एक आइडिया है, ये एक इमेजिनेशन है। आप जो किंगडम देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, ऑर्डर देख रहे हो, ये एक्चुअली है थोड़ी, ये तो आपने बनाई है। ये तो एक्चुअली एक इमेजिनरी चीज है ना। आप समझने की कोशिश करो, जो आपका बेटा किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर है, वो एक्चुअली आपने बनाई है। आपको बेटा प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दिख रहा है, आपको कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। आप कहोगे देख यार किंगडम ये जा रहा है, देख क्लास ये जा रही है, देख ऑर्डर ये जा रहा है, नहीं, तूने ये तो कैटेगरीज बनाई है, समझ रहा है। तो ये बेटा एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि टैक्सॉन जो है वो बेटा आपका रियल होता है। क्या होता है टैक्सॉन, बेटा जो डॉग कैट राइस देखते हो वो सब टैक्सॉन है, समझ रहा है तू। जब मैं तुझसे बोलता हूँ कुत्ता, तो तुझे कुत्ते के बारे में समझ में आता है, कुत्ता क्या होता है, तुझे उसकी एक इमेज तेरे दिमाग में आती है कि कुत्ता ऐसा दिखता है। जब मैं कहता हूँ बिल्ली, तो बिल्ली तुझे समझ में आती है, बिल्ली कुछ ऐसा होता है। जब मैं तुझसे कहता हूँ राइस, जब बेटा मैं राइस कहता हूँ तो तेरे दिमाग में राइस ही आता है, तेरे दिमाग में वीट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो टैक्सॉन है, वो क्योंकि टैक्सॉन है। क्यों, क्योंकि बेटा वो टैक्सॉन है। टैक्सॉन रियल चीज होती है, जबकि कैटेगरी रियल नहीं होती, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, यानी कि वो सिर्फ तुझे महसूस हो रही है, वो एक इमेजनरी चीज है, वो फिजिकल थिंग नहीं है। जबकि टैक्सॉन तेरा फिजिकल है। बेटा किंगडम दिखता है तुझे, किंगडम तुझे नहीं दिखता, समझ रहा है। ये तो हमने तुझे बताया, ठीक, हमने बताई कि बेटा ये इस क्लास के अंदर ये आते हैं, ठीक, इस ऑर्डर के अंदर ये आते हैं। तो बेटा ये तो हमने बताया ना तेरे को, समझ रहा है तू। यानी कि किंगडम क्लास ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकल चीज नहीं है। जबकि जो तेरा टैक्सॉन है बेटा वो फिजिकल चीज है, जैसे डॉग कैट राइस, यानी कि बेटा है एक्चुअली वो कैटेगरी ही। टैक्सॉन जो है बेटा, मैंने बेटा तुझसे क्या कहा था, मैंने बताया था ना, एक लाइन लिखी थी अभी, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है बेटा एक टैक्सॉन को, समझ रहा है तू। जो साइंटिफिक टर्म यूज करी जाती है कैटेगरी के लिए, वो बेटा टैक्सॉन ही है, समझ रहा है। अब तेरे दिमाग में घुसा, यानी बेटा जो डॉग कैट राइज है उन सबको किसके अंदर डाला जाएगा, इन्हीं सब के अंदर डाला जाएगा। किसके अंदर, किंगडम के अंदर। जैसे कि मैं कह सकता हूँ बेटा डॉग और कैट किस किंगडम के अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। राइस बीट किस किंगडम के अंदर आते हैं, आपके प्लांटी किंगडम के अंदर आते हैं, समझ रहा है। तो अब बेटा तेरे दिमाग में घुसा, जो टैक्सॉन होता है वो एक्चुअल में रियल होता है। और जब तू बेटा डॉग सुनता है तो डॉग से तू कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट करता है, तो ये समझ में आता है। जब बिल्ली सुनता है तो तू बिल्ली से कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट करता है। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, तुझे समझ में आता है कि यार कुत्ता कैसा है, बिल्ली कैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये समझ में आता है कि बिल्ली की हाइट ज्यादा नहीं होगी बट कुत्ते की हाइट हो सकती है, यानी कि तूने एक कैरेक्टर लिया हाइट। इसके अलावा तूने एक कैरेक्टर लिया अग्रेसिवनेस, कि कुत्ता ज्यादा घातक हो सकता है, बिल्ली ज्यादा घातक हो सकती है। तो तूने एग्जाम्पल लिया कुत्ता होगा, क्यों, कुत्ते में देख बेटा पिटबुल आता है, पिटबुल तो बेटा इंसान को मतलब 2 हिस्सों में ही कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है। तो क्या तेरे दिमाग में आया, यानी कि बेटा टैक्सॉन कुछ नहीं है, टैक्सॉन भी एक कैटेगरी है जिससे कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट है। और जो टैक्सॉन है वो बेटा रियल है तेरा, टैक्सॉन एक रियल थिंग है, जबकि कैटेगरी तेरी रियल नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। यानी कि तू सिर्फ उसे इमेजिन करता है, जैसे किंगडम क्लास ऑर्डर। और बाकी जब मैं बेटा एक एग्जांपल तेरे सामने लूंगा तब तेरे दिमाग में और ये बेहतरीन क्लियर होगा कि एक्चुअली में ये टैक्सॉन किस बला का नाम है, ठीक। आजा चल, आजा। तू यहाँ क्या लिखेगा बेटा, तू जब टैक्सॉन को डिस्क्राइब करेगा तो तू यहाँ ये लिखेगा। तू सबसे पहले क्या लिखेगा, ये कैटेगरी है, कैटेगरी टू विच सम कैरेक्टर्स एसोसिएट। ये क्या है बेटा, ये कुछ नहीं, ये कैटेगरी है, कैटेगरी टू विच, कैटेगरी टू विच सम कैरेक्टर्स एसोसिएट, कैटेगरी टू विच सम कैरेक्टर्स एसोसिएट। ये बेटा एक कैटेगरी है जिससे कुछ कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं बेटा, एसोसिएट हैं। क्या है, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं बेटा वो आपके एसोसिएट हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके बेटा एसोसिएट हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा ये जो है क्या है, ये आपकी रियल है, ये क्या है, रियल है। अब इसके एग्जाम्पल से ही तेरे को दिमाग में समझ में आ जाएगा, डॉग कैट व्हीट राइस, डॉग कैट व्हीट राइस। तो तू यहाँ लिख ले बेटा डॉग, तू यहाँ लिख ले कैट,
तू यहाँ लिख ले राइस और तू यहाँ लिख ले एसेट्रा। ठीक, ऐसे तो तू काफी सारे एग्जाम्पल दे सकता है। तो क्या तेरे दिमाग में समझ में आया बेटा, कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है, जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक ग्रुप बना के उनको डाल दिया, किंगडम के अंदर डाल दिया, क्लास के अंदर डाल दिया, ऑर्डर के अंदर डाल दिया। बट टैक्सॉन एक्चुअली में बेटा जो है क्या आपकी रियल थिंग है, क्यों, जिससे आप, वो एक ऐसी कैटेगरी जिससे आप बेटा कुछ कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर सकते हो, जैसे कि डॉग, कैट, राइस। तो बेटा अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भेजे में जो है बेटा ये बात सेट हुई होगी कि आखिर क्या होती है आपकी बेटा, क्या क्या होती है आपकी एक्चुअली में, क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है बेटा आपके कैटेगरी, क्या होता है टैक्सॉन और क्या होता है बेटा आपके कैटेगरी। ठीक, आजा चल अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं किसका बेटा, आपके, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके मैंगो का। अब जरा ध्यान से तू देखियो। ठीक, अब मैं तेरे आगे नाम लूंगा मैंगो का, नाम नहीं लूंगा रे, अरे बेटा मैंगो को जो है बेटा मैं मैंगो की पूरी जन्म कुंडली खोल दूंगा और पूरा क्लासिफिकेशन बता दूंगा, इसे सारी कैटेगरीज में डाल दूंगा। तो तू ऊपर क्या लिखेगा, तो तू यहाँ लिखेगा बेटा कैटेगरीज, तो तू यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ तू लिखेगा बेटा कैटेगरी, और तू जस्ट सामने लिखेगा टैक्सॉन। तू क्या लिखेगा बेटा, तू सामने लिखेगा टैक्सॉन, क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा टैक्सॉन, तू लिखेगा टैक्सॉन। तो सबसे पहले तू क्या लिखेगा, तू यहाँ लिखेगा बेटा किंगडम। ठीक, कि किस किंगडम में आता है, किंगडम के बाद क्या फाइलम लिखेगा, नहीं रे, डिवीजन, तेरे को पता है ना प्लांट्स के केस में डिवीजन आता है, किंगडम डिवीजन। फिर तू क्या लिखेगा, फिर तू लिखेगा बेटा क्लास, फिर तू लिखेगा क्लास, क्लास के बाद तू लिखेगा बेटा ऑर्डर, तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद तू लिखेगा बेटा फैमिली, क्या लिखेगा बेटा, तू लिखेगा फैमिली, तू लिखेगा बेटा फैमिली, फैमिली के बाद तू लिखेगा बेटा जीनस, फैमिली के बाद क्या लिखेगा, तू लिखेगा जीनस, और जीनस के बाद एट लास्ट जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है कैटेगरी का, तू लिखेगा बेटा स्पीशीज। तो अब देख जरा ध्यान से, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन, देख हर कैटेगरी एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के केस में। देख मैंगो के केस में हर कैटेगरी जो बेटा एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करेगी, एक टैक्सॉन को। देख बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये तेरा एब्स्ट्रैक्ट है, ये रियल थिंग नहीं, जबकि टैक्सॉन तेरा रियल होगा। कैसे, तू जब बात करता है मैंगो की, तो बेटा मैंगो, मैंगो का अगर तू बात करता है, जब मैंगो की बात करता है, तो अगर तुझसे कोई पूछता है कि मैंगो किस किंगडम में आता है, तो तू फट से जवाब देता है प्लांटी में आता है, तू फट से जवाब देता है कि वो प्लांटी में आता है। और जैसे ही मैं तुझसे कहता हूँ प्लांटी और एनिमल, तू बेटा अलग अलग कैरेक्टर सोचने लगता है, एनिमल्स ऐसे दिखते हैं, प्लांट्स ऐसे दिखते हैं, तो तू इजीली डिफरेंशिएट कर लेता है। जबकि मैं तेरे सामने सिर्फ किंगडम बोल दूं तो तू क्या है, ऐसे फील कर सकता है, नहीं। तो बेटा टैक्सॉन जो होता है कुछ एक, वो भी कैटेगरी ही है, पर कितना वो कुछ कैरेक्टर से एसोसिएटेड है और वो रियल थिंग है, जबकि कैटेगरी तेरी रियल थिंग नहीं है। ठीक, अगर मैं तुझसे डिवीजन की बात करता हूँ तो बेटा किसके अंदर आता है, ये जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, तो तू कहेगा ये जो है आपके एंजियोस्पर्म है, ये जो है क्या है बेटा आपके एंजियोस्पर्म है। जिनको बेटा ये अभी नहीं आता जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी इंतजार मतलब आगे के चैप्टर्स आने वाले में, उनमें हम आपको बेहतरीन तरीके से एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक, किंगडम प्लांटी में आ जाओ। चलो, अगर तुझसे कोई क्लास पूछता है तो ये क्या है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो तू कहेगा ये डाइकॉट है। ये क्या है बेटा, ये है तेरा डाइकॉट, डाइकॉट। तू यह लिख देगा डाइकॉटिलिडनी, क्या लिख देगा, तू लिख देगा डाइकॉटिलिडनी। अगर तुझसे कोई ऑर्डर पूछता है तो बेटा इसका ऑर्डर होता है सेपेंडेल्स, इसका ऑर्डर होता है क्या बेटा, सेपेंडेल्स। क्या होता है बेटा, इसका ऑर्डर होता है सेपेंडेल्स। अगर तुझसे कोई फैमिली पूछता है मैंगो की, तो वो होती है बेटा एन आर, एनाकार्डेसियाई, एनाकार्डेसियाई, एनाकार्डेसियाई। बेटा इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एनाकार्डेसियाई। अगर तुझसे कोई जीनस पूछता है तो वो तुझे तो पता है बेटा, वो तो मेंजीफेरा होता है, वो तो तेरा मेंजीफेरा होता है। और तुझसे कोई स्पीशीज पूछता है तो वो होती है बेटा तेरी मेंजीफेरा इंडिका। ऐसे ही हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बेटा आपके मेंजीफेरा इंडिका। क्या हो गई बेटा, स्पीशीज हो गई मेंजीफेरा इंडिका। क्या तेरे को बेटा अब समझ में आया, क्या बेटा तेरे के अब तेरे दिमाग में समझ में आया क्यों हमने ये बात लिखी थी कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ वन टैक्सॉन, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन। मैंने वहां बेटा ये भी लिखा था, प्लांट एनिमल्स जो आप देखते हो, प्लांट्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, एंजियोस्पर्म देखते हो, ये सारी सारी कैटेगरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। और जो साइंटिफिक टर्म इनके लिए यूज करी जाती है वो क्या थी, वही थी बेटा आपकी टैक्सॉन। क्या बेटा अब तेरे दिमाग में बेटा क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है कैटेगरी, क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है कैटेगरी। जब भी तू टैक्सॉन, टैक्सॉन तो से तेरे दिमाग में क्लियर समझ में आ जाएगा टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन मतलब बेटा एक ऐसी कैटेगरी, टैक्सॉन कैटेगरी, कैटेगरी टैक्सॉन है एक लेवल पर। ठीक, तो जो टैक्सॉन होता है बेटा, टैक्सॉन एक ऐसी कैटेगरी है जिससे कुछ कैरेक्टर्स तू एसोसिएट कर सकता है,
जैसे कि प्लांटी, प्लांटी सुनते ही तेरे दिमाग में आ जाएगा। अगर तुझे मैंने एंजियोस्पर्म पढ़ा दिया होता है या फिर तुझे एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर पता है तो तू इजीली डिफाइन कर लेगा एंजियोस्पर्म क्या होता है। अगर तुझे डाइकॉट के कैरेक्टर्स पता है कि डाइकॉट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तब हम किसी प्लांट को डाइकॉट कहते हैं, तो तू बेटा उसको भी जो है पता कर लेगा। बट अगर मैं तुझसे कह देता हूँ क्लास, तो तू क्लास से कुछ नहीं समझेगा। तू क्या समझेगा अरे क्लास से? तो ये क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। क्लास तो बेटा एक इमेजिनरी चीज है जो बनाई गई है, रियल चीज नहीं है, फिजिकल थिंग नहीं है। बट जो तेरा डाइकॉट है वो बेटा फिजिकल थिंग है, उससे तू कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट कर सकता है। देख बेटा मैं इस बात पर कितना जोर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग बेटा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनको ना कैटेगरी समझ में आता है ना उनको टैक्सॉन समझ में आता है। एनसीईआरटी यूज करती है कई कई जगह कैटेगरी की जगह टैक्सॉन, टैक्सॉन की जगह कैटेगरी। कहती है बेटा कैटेगरी ही टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही कैटेगरी है। क्या तेरे को अब समझ में आया? क्या तेरे को अब समझ में आया? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तेरा जो है बेटा भेजा जो है खुला होगा और तेरे दिमाग का मतलब बूम अलग लेवल पर जो है बेटा चला गया होगा। क्या तेरे को समझ में आया? और अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, बट मैं जो है उसे आगे फर्दर ऑन बेटा अभी शुरू नहीं करूंगा। अब जो है हम बेटा उसे शुरू करेंगे आपके अगले ही लेक्चर के अंदर। बट क्या ये लेक्चर अभी यहीं पर एंड हो जाएगा? नहीं रे, अभी लेक्चर एंड नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे तेरी बेटा एनसीईआरटी। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे तेरी बेटा एनसीईआरटी। आजा चल एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और बेटा जितनी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा उतना ही तू पढ़ेगा, आगे मत बढ़ियो। क्यों? क्योंकि एक खतरनाक लाइन है और अगर तूने वो पढ़ ली तो तुझे बुखार आ जाएगा। तो तुझे बुखार आ जाएगा और तुझे एनसीईआरटी से डर लग जाएगा और तू कभी जीवन में एनसीईआरटी नहीं उठाएगा। तो मैं नहीं चाहता तू बेटा ऐसा करे कि जीवन में कभी एनसीईआरटी ही ना उठाए। तो तू जो है बेटा इंतजार करेगा अपने टीचर का, अपने भैया का, जो तू मुझे मानता है। ठीक, तू इंतजार करेगा। आजा चल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तुझे। अरे कहाँ गई एनसीईआरटी बेटा? एक मिनट रुक, स्लाइड लेके आते हैं। एनसीईआरटी वाली कहाँ गई? आजा बेटा, हम पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और फिर जो है हम शुरू करेंगे बेटा। आजा। आजा अब देख बेटा, देख अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जब भी हम अपने आसपास देखते हैं हमें क्या देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है लार्ज वैरायटी। किसकी बेटा? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। चाहे बेटा वो आपके वो वाले प्लांट्स हो जो आपने उगा रखे हैं घर के अंदर, या फिर बेटा इंसेक्ट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो आपके पालतू जानवर हो, चाहे अदर एनिमल्स और प्लांट्स हो, ये सब आपको जो है बेटा देखने को मिलते हैं अपने आसपास। ठीक, there are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around you। बेटा अब ये किसकी बात कर रहा है? अब ये बात कर रहा है बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यानी बेटा कुछ ऐसे भी आपके अराउंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट वो फिर भी आपके अराउंड प्रेजेंट है। ठीक, क्या है वो बेटा? बैक्टीरिया, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, इफ यू वर टू इंक्रीज द area that you make observations in the range and the variety that you would see। अगर बेटा आप जितने एरिया को देख रहे हो, सपोज करो अभी आप अपने मोहल्ले को ही देख रहे हो, बट आप उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो, आप दूसरे मोहल्ले को भी ले लेते हो, यानी कि आपने एरिया बढ़ा दिया। तो बेटा आपको जो रेंज है, तो बेटा जो आपको रेंज है और जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो भी जो है अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। वो भी जो है बेटा अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो है आपकी आपकी बेटा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप बेटा किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो बेटा आपको वहां जो है एक बड़े ही ग्रेटर नंबर में आपको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर एरियाज। ठीक, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। तो बेटा आप डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, ऑर्गेनिजम्स देखते हो, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके एक स्पीशीज को। जैसे कि एक मैं ह्यूमन दिख रहा हूँ, मैं अपने आप में एक स्पीशीज हूँ। जो डॉग है बेटा मेरा, वो अपने आप में एक स्पीशीज है। मेरे पास वैसे कोई डॉग नहीं है,
मैं आपको ये बता देता हूँ, जस्ट मुंह से निकल गया अभी, ठीक। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो बेटा जो नंबर है स्पीशीज के जो जाने अब तक डिस्क्राइब कर, जिनको हमने ढूंढ लिया है और डिस्क्राइब कर लिया है, वो है बेटा आपके 1.7 से 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या होता है बेटा, लिव, क्या होता है बेटा, लिविंग, ठीक। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि बेटा जो लिविंग बींग्स के अंदर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बेटा यही तो डेफिनेशन हमने आपको लिखाई थी, जिस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, उनके बेटा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं अर्थ पर जो प्रेजेंट है, इन्हीं को हम कहते हैं आपके बेटा बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। जैसे जैसे बेटा आप एक्सप्लोर करते हो नए एरियाज को या फिर आप पुराने ही एरियाज को, तो आपको जो है बेटा न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूसली जो है बेटा आपके आइडेंटिफाई होते हैं। तो क्या बेटा हमने कुछ ऐसा ही आपको पढ़ाया? तो बेटा मैं फिर आपसे वही कहूंगा, बेटा अगर तूने नोट्स पढ़ लिए ना, एनसीईआरटी की एक लाइन बाहर नहीं है, लिटरली अब तक तूने 2 चैप्टर पढ़े हैं और उन 2 चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला नीट में, गारंटी है ये मेरी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नीट 2026 का पूरा पेपर बेटा इन्हीं नोट से आएगा, और जो बेहतरीन बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और जो बेहतरीन रिवीजन कराएंगे बेटा, लगभग 2 से 3 बार तो बेटा हम आपको पूरा का पूरा 11th-12th का सिलेबस रिवाइज कराएंगे, और मतलब अलग ही लेवल पर बेटा एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे पढ़ाने का। देख तू अब, आजा चल आगे बढ़ते हैं। तो अब देख एनसीईआरटी आगे, ठीक। आजा। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है बेटा, आपको मिलियंस में है आपके प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में, ठीक। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो बेटा हम जानते हैं अब प्लांट्स और एनिमल्स को अपने एरिया में कुछ लोकल नेम से। याद कर बेटा, मयंक, चिंटू, डबल बैटरी, इन सब नाम्स के थ्रू मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और बेटा ये वेरी करते हैं आपके प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह पर अगर बेटा कुछ नाम है तो दूसरी जगह पर उसका कुछ नाम होगा, तीसरी जगह पर कुछ और नाम होगा, चौथी जगह पर कुछ और नाम होगा, यानी कि जैसे जैसे जगह बदल रही है वैसे वैसे उसका नाम बदल रहा है, जबकि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही है। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी बेटा, ठीक। प्रोबेबली यू वुड recognize the confusion that would be created if we do not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। अगर बेटा हमने कोई तरीका नहीं निकाला कि इनको जो है एक पर्टिकुलर नाम देने का, तो बेटा ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सपोज करो ना, मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके 4 से 5 नाम है अलग अलग एरियाज में, और किसी पर्टिकुलर एरिया में उसे एक ही नाम से जाना जाता है, और जब हम बात करेंगे बेटा उस इंसान के बारे में, तो हम अलग अलग नाम से बात करेंगे, तो बेटा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ये किसके बारे में बोल रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है, जबकि बोल सबके सब लोग एक ही के बारे में रहे। तो बेटा उसी तरीके से आपको जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है उसको एक पर्टिकुलर नाम देना होगा, जिससे कि बेटा सभी लोग आपस में बात कर सकें उसके बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के। जैसे कि बेटा आप पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलो, ठीक। आप पोटैटो बोलोगे, क्या पता आप बेटा कहीं और जाओगे, आप बांग्लादेश जाओगे, आप पाकिस्तान जाओगे, क्या पता। खैर पाकिस्तान वाले तो बेटा नंगा है, उनके पास तो क्या ही चीज है, वो तो क्या ही आलू देखेंगे। हमारे ही तो बेटे हैं बेटा, हमारे ही तो बेटे हैं, इंडिया का ही तो बेटा है पाकिस्तान। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। तो हमें क्या करा था, तो बेटा हो सकता है मैं आलू को कुछ और कहते हूँ, आलू को आलू ना कहते हूँ, ठीक। बट बेटा उसका एक नाम है, साइंटिफिक नाम, वो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। चाहे तू बेटा पाकिस्तान चले जा, चाहे तू बेटा कनाडा चले जा, चाहे तू बेटा यूएसए चले जा, चाहे तू बेटा यूरोप में चले जा, यूरोप में तू चले जा, चाहे बेटा कहाँ नॉर्वे चले जा, फिनलैंड चले जा, कहीं भी चले जा बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम ही उसका नाम रहेगा। जब भी साइंटिस्ट को बात करनी होगी वो बात करेंगे किसके में बेटा, वो बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम में मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा। तो बेटा झट्टे से सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा मेरी भाषा में से पोटैटो कहते हैं। दूसरा वाला कहेगा, हिंदी वाला, अच्छा मैं तो इसे आलू कहता हूँ, क्या पता किसी और जगह पर कुछ और नाम भी होते हो। तो उनको बेटा जो उनकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms। ठीक, इसलिए बेटा हमें एक जरूरत है किसकी, एक स्टैंडर्ड की, जिससे कि हम
नेमिंग कर सकें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि बेटा वो जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको जो एक पर्टिकुलर नेम से जाना जा सके पूरी की पूरी दुनिया में, ठीक। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा आपके नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, this is identification। बेटा किसी का नेम आप तभी कर सकते हो जब आप उसे आइडेंटिफाई कर चुके हो। अगर आपने किसी के डिस्क्राइब ही नहीं कर रखा है तो बेटा उसका नाम आप कैसे लिख दोगे। अगर आपको बेटा किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता ही नहीं है तो बेटा आप उसका नाम कैसे रख दोगे। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और उसी को हम कहते हैं बेटा आपके आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बिफोर नॉमेनक्लेचर you must have to know about the organism and you have to describe it correctly and this process is called identification, ठीक। in order to facilitate the study the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organisms। तो बेटा इसी चीज को जो है आपके अचीव करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है बेटा कुछ प्रोसीजर्स को डेवलप करा जिससे कि साइंटिफिक नाम दिया जा सके हर ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम जानते हैं, ठीक। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बेटा एक्सेप्टेबल होंगे सभी के सभी बायोलॉजिस्ट के लिए जो पूरी की पूरी दुनिया के, मैंने कहा ना जैसे कि आप बेटा फिनलैंड जाओगे तो वहां भी पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम कहेंगे, ठीक। मैंगो को वहां भी बेटा मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे, आम नहीं कहेंगे, आम तो हम कहते हैं ना बेटा। इसके अलावा तो काफी वेराइटीज भी देखने को मिलती है, हाफ पोस्ट, लंगड़ा, दशहरी, आजा चल। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature। क्या बेटा याद आया जो प्लांट्स के लिए प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स जो डिस्क्राइब करे गए वो किसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं बेटा ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। बेटा यही तो इंश्योरेंस करना था हमें कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो, यानी कि बेटा अलग अलग नाम से ऐसा लग रहा था कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, नहीं बेटा जबकि वो सब सेम ही थे। फर्क कितना था, लोकल नेम थे उनके तो हर जगह वेरी कर रहे थे वो लोकल नेम, बट जब हमने उनको एक स्टैंडर्डाइज नेम दे दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया एक ऑर्गेनिज्म को, तो बेटा जो है उससे उसको सिर्फ एक ही नाम मिला जिससे कि वो पूरी दुनिया में जाना गया, ठीक। आजा डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम, टू अराइव एट द सेम नेम। बेटा यही तो बेटा यही तो काम है इसका कि सबको जो है सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, ठीक। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है बेटा एक ही नाम से जाना जाए, ठीक। दे आल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और बेटा ये भी इंश्योर करा गया कि ये जो हमने नाम दिया है किसी को वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया हो, ठीक। आजा चल। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजिस्ट जो बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं किसी भी आपके बेटा ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले, ठीक। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, हर नेम के जो बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है द जेनरिक नेम, एक होता है बेटा जेनरिक नेम यानी जीनस का नेम, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट जो कि मैंने बेटा आपको बताया था अभी। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बेटा कुछ ऐसा ही पढ़ाया था, ठीक। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेटा ये जो बेटा नेमिंग सिस्टम दिया है किसने, कैरोलस लिनियस ने। इसको जो है बेटा सारे के सारे बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। और इसको जो है बेटा काफी यूजफुल पाया गया। कन्वीनियंट का मतलब होता है बेटा यूजफुल, ठीक। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। तो बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, अपने प्यारे प्यारे मैंगो का, ठीक। तो आजा ढूंढू, ले लिया हमने एक एग्जांपल किसका, मैंगो का। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। तो बेटा उसे कैसे लिखा जाता है, देख मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम, ठीक। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। बेटा
आपका जो मेंजिफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका है वो एक पर्टिकुलर आपकी स्पीशीज है, ठीक। और स्पेसिफिक एपिथेट, उसी को स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अदर यूनिवर्सल नेम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। और जो अदर, जो आपके बेटा जो रूल्स दे रखे हैं नेमिंग के, वो ये हैं, देखो। बायोलॉजिकल नेम्स आर जर्नली इन लैटिन, किसमें होते हैं बेटा, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, एंड रिटन इन इटैलिक्स, और उनको बेटा रिटर्न कराया जाता है कितने, इटैलिक्स के अंदर। बेटा प्रिंट वही कहना चाह रहा है ये, ठीक। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, इनको जो है लैटिनाइज करा जाता है, ठीक। आ जाओ देखो सेकंड रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो पहला वर्ड बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी बायोलॉजिकल नेम में जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, जो सेकंड कंपोनेंट है वो बेटा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, तो जो सेपरेटली अंडरलाइन कराया था, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जिससे बेटा उनका लैटिन ओरिजिन बताया जा सके, ठीक। आ जाओ, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, क्या बेटा हमने यही बताया था, while the specific epithet starts with a small letter, ठीक। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय विद द एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक बेटा। इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं, और रुक एक मिनट, अ, 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 आ जाओ बेटा। अब बेटा अब बेटा जो इससे आगे हम एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हैं, ठीक। Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, बेटा उसे जो abbreviated form में लिखा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल मेंजिफेरा इंडिका लिन, बेटा मैंने ये बात भी आपको बताई थी, साइंटिस्ट का नाम भी जो है बेटा लिखा जाता है, किसके बाद लिखा जाता है, आपके बेटा किसके बाद लिखा जाता है, आपके जो स्पेसिफिक एपिथेट है स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, और एक एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, बेटा जो लिन है यही डिस्क्राइब कर रहा है कि ये सबसे पहले स्पीशीज डिस्क्राइब करी गई थी बेटा लीनियस के द्वारा, ठीक। आजा, since it is nearly impossible to study all the organisms, living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. जैसा कि बेटा मैंने बताया, इतनी सारी आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन सबको स्टडी कर पाना बेटा, पर्टिकुलर एक एक को पकड़ पकड़ के स्टडी कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए हमें जो है उसको बेटा कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डालना पड़ता है, जिससे कि बेटा हम जो है उनको स्टडी कर सकें, इजीली स्टडी कर सकें, और उसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्लासिफिकेशन। देख, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक बेटा। किसी भी चीज को आप ग्रुप कर सकते हो किसमें, कन्वीनियंट कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या तुझे याद आया इतना जोर जब हमने इस बात पर तेरे को दिया था, अब तेरे को समझ में आ रही होगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. तो बेटा जब भी आप जो इन नामों का इस्तेमाल करते हो, आप उनके साथ जो कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स जोड़ देते हो, ठीक। अब बेटा इससे आगे जो एनसीईआरटी है हम वो अभी आपको नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने जो है बेटा वो आपको पढ़ाया नहीं है, समझ रहे हो। वैसे पढ़ा तो दिया है हमने, बट आपको जो थोड़ा इनकम्प्लीटली पढ़ाया है, ठीक। तो बेटा अब हम मिलते हैं आपको जो है थर्ड लेक्चर में, और वो जो है बेटा इस चैप्टर का आपका फुल एंड फाइनल लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और जितने बेहतरीन तरीके से बेटा अब तक हमने आपके 2 चैप्टर्स कराए हैं, और इसका भी बेटा जो है इस चैप्टर का आपका द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर कराया है, उतनी ही बेहतरीन तरीके से और उससे भी ज़्यादा दम से बेटा हम जो है आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ बेटा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको टैक्सॉन कैटेगरी समझ में आई होगी बेटा। बहुत मुश्किल होता है बेटा, नहीं समझ में आती है आपको टैक्सॉन कैटेगरी, बहुत लोगों से आप पूछोगे क्या होता है टैक्सॉन, क्या होता है कैटेगरी। अब आपको समझ में आया मैं क्यों लिख रहा था ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सॉन, क्योंकि बेटा हर कैटेगरी एक ऑर्गेनिज्म के लिए टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। टैक्सॉन एक साइंटिफिक टर्म है, वो भी है बेटा, वो भी एक कैटेगरी, बस फर्क इतना है कि वो जो है बेटा रिप्रेजेंट कर रही है कुछ एसोसिएट कैरेक्टर्स को, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उससे एसोसिएट कर सकते हो कैरेक्टर्स को, जैसे कि डॉग, कैट, समझ में आया। बेटा इसी के साथ मिलते हैं हम बेटा आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।